हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। आज का ये जो वीडियो सेशन होने वाला है हमारा, जिसको कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये जून 2026 यानी जो अभी हमारा जून में CSIR नेट लाइफ साइंस का एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड है। यहाँ पे हम पार्ट बी एंड पार्ट सी के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि ये PYQ सीरीज के क्वेश्चन होने वाला है और ये वाला हमारा PYQ नंबर 40 होने वाला है। इसके पहले हमने एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के डिफरेंट क्वेश्चंस लिए हैं, उनके क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, उसके वीडियो पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में और वीडियो सेक्शन में चैनल के, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेक्टिव और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन है जो कि आपके लिए हेल्प करेगा। और आपको अगर नहीं पता तो बता दें कि ये प्रैक्टिस एवरीडे सेशन होते हैं, जिनको हम डेली बेसिस पे डेली एवरीडे हम एक 15 मिनट का लगभग कोई सेशन होता है जिसको हम कंडक्ट करते हैं और वहाँ पे हम क्वेश्चंस को लेते हैं। यहाँ पे हम डेली प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। अगर आप भी डेली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो ये सीरीज पूरी आपके लिए होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है आपको क्या करना है। आपको आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस होंगे और उनके आपको आंसर देने हैं। जितने क्वेश्चन आपके आंसर में सही होते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो भी उनसे रिलेटेड डाउट होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आप अपने नेक्स्ट का आपको वर्क पहले ये करना है कि आपको वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये एक मॉर्निंग कोटेशन है जिससे कि हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल स्टेप्स एवरीडे, यानी छोटे छोटे स्टेप्स को ही लेंगे तो आगे हम बड़े चीज़ों को देख पाएंगे। तो इसीलिए छोटे छोटे वीडियो को मैं इसीलिए बनाता हूँ जिससे कि आपकी डेली बेसिस पे हेल्प हो। एक दिन में 150 क्वेश्चन देखने से अच्छा है, जो कि बिल्कुल समझ में नहीं आया, छोटे छोटे क्वेश्चंस को डेली देखें। तो इसलिए ये कोटेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टॉपिक स्क्रीन पे शो होगा, उसका आप जवाब दीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है पार्ट बी में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर ड्यूरिंग स्पर्म कैपेसिटेशन। तो आपको पता होगा स्पर्म कैपेसिटेशन क्या होता है। ये एक एक्टिविटी होती है स्पर्म को मैच्योर करने के लिए। आपको पता है कि जो स्पर्म होता है वो आपके फीमेल यूट्राइन ट्रैक्ट में जब जाता है तो वहाँ पे भी एक स्पर्म का मतलब उसे मॉडिफिकेशन किया जाता है जिससे कि वो एक्टिव होता है। तो उसी वर्क को हम स्पर्म कैपेसिटेशन कहते हैं। इसमें बोल इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा। तो पहला बोला कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स होता है, जिससे कि स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स होता है फीमेल यूट्राइन ट्रैक्ट में। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ये जो कह रहा है ये सही कह रहा है। स्पर्म कैपेसिटेशन में कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स होता है जिससे कि स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा जाता है। उसकी क्या होती है, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, वो टूटती है। हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ स्पर्म मोटिलिटी, ये भी वर्क देखने को मिलता है कि स्पर्म जब कैपेसिटेशन हो जाता है तो स्पर्म बहुत ज़्यादा तेजी से मोटिलिटी करने लगता है। एक्रोसोम रिएक्शन की यहाँ बात कर रहा है, तो ये आपके स्पर्म कैपेसिटेशन का पार्ट नहीं है, ये इंटरेक्शन का पार्ट है ओवा और आपके स्पर्म के इंटरेक्शन का पार्ट है। ये जब आपका एक्रोसोम रिएक्शन कब होती है, जब आपकी ये ओवा होता है और स्पर्म जो होता है एक दूसरे से फ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्रोसोम का रिएक्शन होता है जिससे कि जोना पेल्लुसिडा लेयर जो होती है उससे स्पर्म मतलब रिएक्ट करता है। तो ये वाला पार्ट हमारा स्पर्म की कैपेसिटेशन का नहीं होगा। इंक्रीज्ड इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल, तो ये हमें देखने को मिलता है। ये स्पर्म के यूट्राइन ट्रैक्ट में स्पर्म के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाते हैं। ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो, मतलब कि स्पर्म कैपेसिटेशन के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे विच नॉट पूछ रहा है, डज नॉट पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सबसे सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्ले द सेंट्रल रोल इन इनिशिएटिंग कैपेसिटेशन वाया एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज ए PKA। यानी यहाँ बोला इसमें से कौन सी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं जो कि प्रोटीन काइनेज ए को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। तो यहाँ IP3 दिया हुआ है, CGMP दिया हुआ है, ACAMP दिया हुआ है, DAC दिया हुआ है। तो IP3 और DAC जो होते हैं ये आपके प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट नहीं करते हैं। बात करें CGMP और CAMP जो होता है ये आपका प्रोटीन काइनेज जो होता है वो G वाले को एक्टिवेट करता है। उसकी जगह CAMP की बात करें तो CAMP जो होता है वो हमेशा से प्रोटीन काइनेज ए को ही एक्टिवेट करता है। ये इसका बेसिक फंडामेंटल कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो CAMP साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो हमेशा PKA को प्रोटीन काइनेज ए को ही एक्टिवेट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सबसे सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन मेमेलियन फर्टिलाइजेशन द जोना पेल्लुसिडा ग्लाइकोप्रोटीन ZP3 इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो आपको पता है कि जोना पेल्लुसिडा की कई सारी लेयर होती हैं जिसमें कि आपकी JP1 आती है, JP2 आती है, JP3 आती है एंड JP4 आती है। मेनली जो JP2 होती है आपको मैमल्स में देखने को मिलती है, फीमेल में हमारे ह्यूमंस में देखने को मिलती है और हार्डनिंग के लिए वर्क होती है। यहाँ पे ZP3 का रिस्पॉन्सिबल मतलब कि वर्क पूछ रहा है। तो ZP3 होता है वो ब्लॉकिंग पॉलीस्पर्म इंड्यूसिंग द कॉर्टिकल रिएक्शन मीडिएटिंग स्पर्म बाइंडिंग एंड ट्रिगरिंग द एक्रोसोम रिएक्शन फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द ओसाइड मेम्ब्रेन। तो बात करें ब्लॉकिंग पॉलीस्पर्मी की, तो ये आपका जो होता है ये मैमल्स में ZP2 लेयर का वर्क होता है। इंड्यूसिंग द कॉर्टिकल रिएक्शन जो होती है वो आपके स्पर्म और ओवा के
वर्क मतलब कि फर्टिलाइज एक दूसरे से करने के बाद हमें कॉर्टिकल रिएक्शन देखने को मिलती है, जिसमें कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वो क्या कहते हैं हार्डनिंग करते हैं ओवा की, जिससे कि पॉलीस्पर्मी ना हो पाए, बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं फ्यूज ना कर पाए इस ओवा को। नेक्स्ट बोल रहा है मीडिएटिंग द स्पर्म बाइंडिंग ट्रिगरिंग द एक्रोसोम रिएक्शन। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही बोल रहा है, ZP3 का वर्क ही यही होता है कि स्पर्म बाइंडिंग साइट को मतलब कि मीडिएट करना, साथ ही साथ उसमें एक्रोसोम रिएक्शन को स्टार्ट करना, जिससे कि एक्रोसोम का मटेरियल जो है वो निकल के आपके ओवा में आ पाए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओसाइट मेम्ब्रेन। तो ये भी खुद कुछ हद तक सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सबसे सही माना जाएगा, क्योंकि मीडिएट करने का काम कर रहा है, डायरेक्ट फ्यूजन नहीं करवा रहा, मीडिएट करने का काम ZP3 लेयर ही करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, उनके एक्सप्लेनेशन सिंपल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसका जवाब दीजिएगा। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मेन मैकेनिज्म प्रिवेंटिंग द पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स एंड इमीडिएटली आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड द एग। यहाँ पर कि रिलीज ऑफ हाई एल्यूराइडेज क्या करता है, ये आपका एक एंजाइम होता है जो कि ये खुद ओवा में जो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं स्पर्म के, मतलब कि बहुत सारे पॉलीस्पर्मी ना हो पाए, उसके लिए जो एंजाइम ये होता है हाई एल्यूराइडेज, ये क्या करता है खुद एक स्पर्म को मतलब कि फैसिलिटेट करता है और ओवा की लेयर को काटने का काम करता है, जिससे कि क्या होता है स्पर्म आपका आ सके अंदर ओवा के। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलीस्पर्म को प्रिवेंट नहीं कर रहा, मैकेनिज्म नहीं है। जोना हार्डनिंग बाय कॉर्टिकल ग्रैन्यूल एक्सोसाइटोसिस, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन मेरे ख्याल से है, क्योंकि जोना हार्डनिंग जो होती है वही से क्या होता है कि डिफरेंट आपके जो आपके स्पर्म होते हैं वो आपके आके मतलब कि उसको फर्टिलाइज ना कर पाए एग को। और दूसरी बात कॉर्टिकल ग्रैन्यूल एक्सोसाइटोसिस क्या होता है कि यहाँ पे ओवा के अंदर कई सारे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं बस्ट कर जाते हैं जब आपका एक स्पर्म आता है। उससे क्या होता है कि जब कई सारे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल जो होते हैं बस्ट कर जाते हैं, तो एक लेयर फॉर्म कर देते हैं, जिससे कि जोना हार्डनिंग हो जाती है और कई सारे स्पर्म पॉलीस्पर्मी नहीं कर पाते। फास्ट ब्लॉक वाया मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन, फास्ट ब्लॉक के टेक्निक अगर बताएं तो ये आपका सी एलिगेंस में वर्क करती है, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी देखने को मिलती है किसमें आपके मैमल्स में। कीमोस्टैक्सिस ऑफ एडिशनल स्पर्म, ये बढ़ावा देता है पॉलीस्पर्मी को। कीमोटैक्सिस यानी कीमो कुछ केमिकल चेंजेस करेगा जिससे कि आपका स्पर्म बहुत ज़्यादा करीब आएंगे ओवा के, तो ये एक बढ़ावा देने को फैसिलिटेट करने का वर्क है, ये पॉजिटिव वर्क है। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें कि जोना हार्डनिंग बाय कॉर्टिकल ग्रैन्यूल एक्सोसाइटोसिस के थ्रू आपको पॉलीस्पर्मी को क्या किया जाता है प्रिवेंट किया जाता है। आई होप आपको ये ऑप्शन भी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा और वो हमारा पार्ट सी का क्वेश्चन होने वाला। जैसा कि आपको पता है पार्ट बी एंड पार्ट सी के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे पार्ट बी सी का ये क्वेश्चन होने वाला है। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है जिसमें कि कुछ सेंटेंस कह रहा है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इन एन एक्सपेरिमेंट स्टडी अर्ली एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट ऑफ सी एलिगेंस यानी कैनेथ्रो हैबिटिस एलिगेंस इन द टू ब्लास्टोमियर्स ऑफ टू सेल स्टेज AB एंड P1 वर फिजिकली सेपरेटेड इन द कल्चर्ड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इट वाज द ऑब्जर्व्ड एंड P1 ब्लास्टोमियर वाज कैपेबल टू ऑटोनॉमसली जनरेटिंग ऑल द सेल टाइप्स इट नॉर्मल प्रोड्यूस इन द इंटैक्ट एम्ब्रो व्हाइल द AB ब्लास्टोमियर इज फेल्ड टू डू सो। Based on the above observation, which is not reasonable mechanism of self fate determination early से elegance development। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने क्या किया सी एलिगेंस में से क्या हुआ, उन्होंने कुछ सेल्स को निकाला, एम्ब्रियो की कुछ सेल्स को निकाला, जिसमें कि एक पहली सेल्स का नाम P1 दिया और दूसरी सेल्स का नाम आपका AB सेल्स दिया। अब इनको पेट्री डिश में ग्रो किया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो P1 सेल्स की सेल्स थी ये क्या कर रही हैं, ये ऑटोनॉमसली ग्रोथ की हैं, ऑटोनॉमसली ग्रोथ की हैं और पूरा बॉडी बना दी है। यानी आप एक समझ लीजिए इमेजिनरी कि एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे रही। उसकी जगह पे जो AB सेल हमारी थी, AB सेल क्या हुई ग्रोथ नहीं कर पा रही, वो फेल हो जा रही हैं। और ये क्या थी कि ये कंडीशनली सेल थी, यानी ये कह नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ये फेल हो जा रही हैं। यहाँ P1 सेल क्या कर रही पूरा ऑर्गेनिज्म बना ले रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है कि ये इनमें से स्टेटमेंट पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कंडीशन इनमें दोनों में वर्क करती है। तो यहाँ सबसे पहले ग्रोथ का एक फिनोमिना समझ लेते हैं। ग्रोथ सेल की ग्रोथ का एक फिनोमिना होता है और ये दोनों को इंडिपेंडेंटली एक दूसरे जगह पे अलग अलग रखा गया पेट्री डिश में। ग्रोथ में की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ में एक फिनोमिना होता है जैसे कि हम ऑटोनोमस ग्रोथ कहते हैं सेल की, और आपका एक कंडीशनल ग्रोथ कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है ऑटोनोमस ग्रोथ में कि इनमें सेल के अंदर एक कैपेसिटी होती खुद की कि जिससे कि वो पूरा उनको उनका फेट पता होता है, वो मैटरनल साइड से आती है और उनको उनका फेट यानी उनका उद्देश्य पता होता है, लक्ष्य पता होता है कि उन्हें पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना है या फिर कौन सा स्पेसिफाई ऑर्गन बनाना है। तो ये चीज़ यहाँ पे होता है कि ऑटोनोमस में पूरा ऑर्गन बनाने की क्षमता होती है। कंडीशनल की बात करें ये दूसरे सेल के इफेक्ट में काम करती हैं, यानी इन्हें कुछ कंडीशन दी जाती है और दूसरा सेल ग्रोथ होता है तो वही से फैसिलिटेट करता है। ये पूरा ऑर्गन नहीं बना सकती, किसी स्पेसिफाई कंडीशन इनको दी जाती है।
तो बेस्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब कि बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, जैसा कि मैंने बताया कि ए P1 सेल पूरा ग्रोथ कर दे रहे हैं, AB सेल नहीं ग्रोथ पा रहे हैं, तो इनके हिसाब से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन मोस्ट एक्यूरेट। तो पहला बोला P1 इज सेल इज स्पेसिफाइड टू ऑटोनोमस मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग मैटरनल डिटर्मिनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि P1 सेल जो होती हैं वो ऑटोनोमस मैकेनिज्म यानी पूरा ग्रोथ कर दे रही है ऑर्गेनिज्म का, और ये मैटरनल साइड से आती है, इस वजह से इनको इनका उद्देश्य पता होता है, इनका लक्ष्य पता होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल सही होगा। सेकंड बोल रहा था AB सेल यानी ये वाली सेल जिनको की निकाला गया है, रिक्वायर्स द कंडीशनल सिग्नल सेल सेल इंटरेक्शन, यानी सेल सेल के इंटरेक्शन जब होगी तो इन्हें कुछ कंडीशन मिलेगी, उसके हिसाब से ये ग्रोथ करते हैं फॉर प्रॉपर फेट एक्सपेसिएशन। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ बोला बोथ AB एंड PI आर कंडीशनली स्पेसिफाइड, तो ये बिल्कुल गलत बोला। PI जो है वो हमारी ऑटोनोमस मैकेनिज्म पे वर्क कर रही है और जो AB है वो हमारी कंडीशनल सिग्नल पे वर्क कर रही है, तो सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बोथ ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन एंड इंटरसेलुलर सिग्नलिंग कंट्रीब्यूट टू अर्ली सेल्फ फेट डिसीजंस इन C एलिगेंस एम्ब्रियोज। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही कह रहा है, इसमें दोनों वर्क कर रहे हैं, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन भी कुछ हद तक वर्क कर रहा है और इंटरसेलुलर सिग्नलिंग भी वर्क कर रही है कंडीशनल में। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी है ये दोनों को, ऑटोनोमस और हमारा कंडीशनल दोनों को एक्सप्लेन कर रहा है। तो A एंड C कह रहा है तो सी ऑप्शन तो हमारा गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। B एंड D कह रहा है तो B और D वाला हमारा भी सही होगा। साथ साथ A एंड D बोल रहा है तो A एंड D भी हमारा सही होगा। C एंड D बोल रहा है तो C D हमारा C के गलत हो जाएगा। अब बात करें A B और D में सबसे सही ऑप्शन कौन से होंगे, तो A वाला ऑप्शन और हमारा D वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे B वाला ऑप्शन इसलिए हम कुछ हद तक कम कर रहे हैं क्योंकि बी वाला केवल एक कंडीशनल ग्रोथ को बता रहा है सेल की, लेकिन डी वाला दोनों के लिए आपके ऑटोनोमस P1 सेल के लिए बता रहा है और AB सेल के लिए बता रहा है, तो इसलिए ए और डी वाला ऑप्शन हम ज़्यादा सही मानेंगे। यहाँ पे ए और डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही सिंपल लैंग्वेज समझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, उसका जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि ओवास्टेनिन इज द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल प्रोटीएज रिलीज ड्यूरिंग द कॉर्टिकल रिएक्शन इन मैमेलियर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ थोड़ा पहले बेसिक में आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ओवास्टेनिन क्या होता है, ओवास्टेनिन क्या होता है पहले इसको समझते हैं। तो आपका ये यहाँ पे ZP2 आपको पता होगा कि जोना पेल्यूसिडा की लेयर 2 होती है मैमेलियन में। तो यहाँ पे क्या होता है, ओवास्टेनिन क्या होता है, जब आपका यहाँ पे एग होता है, यहाँ पे क्या होता है कि एक स्पर्म आता है और वो फर्टिलाइज करता है, तो यहाँ पे जो ZP2 की लेयर होती है ये आपकी एक केमिकल इसके फर्टिलाइजेशन पे क्रिएट होता है जिसे कि ओवास्टेनिन कहते हैं। ये आपकी ZP2 लेयर को क्या कहता है, क्लीव कर देता है। क्लीव कर देता है तो क्या होता है कि एक हार्ड लेयर यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की वजह से बन जाती है और ZP2 का क्लीव होने पर ही ये बनती है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे स्पर्म इस लेयर को क्या करते हैं, फ्यूज नहीं कर पाते, केवल एक ही स्पर्म स्पीसीज स्पेसिफिक स्पर्म ही एक ठो केवल फ्यूज कर पाता है इसे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ZP2 से रिलीज होता है ओवास्टेनिन, ओवास्टेनिन इस ZP2 लेयर को क्लीव कर देता है। क्लीव करने से क्या होता है कि आपके बहुत सारे स्पर्म फ्यूज नहीं हो पाते, केवल एक ही स्पर्म फ्यूज कर पाता है। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिससे क्या किया गया कि जो ये ओवास्टेनिन है इसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। इस ओवास्टेनिन को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया। तो इसमें अब क्या होगा, इस पे आपका स्पर्म और ओवा के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, उस पर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्हीं कंडीशन में से हमको क्या करती है, मोस्ट एक्यूरेट कंडीशन को चूज करना है, स्टेटमेंट को चूज करना है। तो पहला बोल रहा है ZP2 इन द जोना पेल्यूसिडा विल रिमेन अनक्लीव्ड। तो यहाँ बोल रहा है कि ZP2 इन द जोना पेल्यूसिडा विल रिमेन अनक्लीव्ड। तो ZP2 जो है वो जोना पेल्यूसिडा को क्लीव नहीं कर पाएगा, तो ये ऑप्शन सही कह रहा है क्योंकि ZP2 तो ओवास्टेनिन को रिलीज करेगा, ओवास्टेनिन आके क्लीव करेगा, जब ओवास्टेनिन है ही नहीं तो ये क्लीव नहीं कर पाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही कह रहा है। और मल्टीपल स्पर्म में पेनिट्रेट टू जोना पेल्यूसिडा इंक्रीज द चांसेस ऑफ पॉलीस्पर्म। जो ओवास्टेनिन है वही तो प्रिवेंट कर रहा है जोना पेल्यूसिडा क्राट करके कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की एक हार्डनिंग कवरिंग बना करके पॉलीस्पर्मी को रोक रहा है, लेकिन जब ओवास्टेनिन नहीं होगा तो ये सारा वर्क कौन करेगा। तो हिसाब से ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही होगा क्योंकि मल्टीपल स्पर्म आएंगे फिर और मल्टीपल स्पर्म फ्यूज करेंगे तो पॉलीस्पर्मी देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही कर रहा है। थर्ड बोला CD9 प्रोटीन मेडिएटेड मेम्ब्रेन फ्यूजन बिटवीन स्पर्म एंड एग विल बी कंप्लीटली ब्लॉक। तो CD9 प्रोटीन मेडिएटेड मेम्ब्रेन जो फ्यूजन होती है ये आपको प्राइमरीली होती है कि आपका स्पर्म आके यहाँ पे चिपक सके और मतलब कि फ्यूजन स्टार्ट हो सके। तो यहाँ पे ये इसका कोई वर्क नहीं है, कंप्लीटली ब्लॉक क्यों होगा, ये तो प्राइमरीली कंडीशन होती है कि स्पर्म आके अटैच करेगा ओवा से। तो ये तो देखा जाएगा चाहे ये इसकी लेयर हो, चाहे ओवास्टेनिन हो चाहे ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा कंप्लीटली ब्लॉक होने के कारण क्या हो रहा है, ये गलत बोल रहा है। द इनिशियल स्पर्म कैन स्टिल बाइंड द फ्यूज with the ovum membrane despite uncleaved ZP2। इनिशियल स्पर्म जो होगा वो अभी भी बाइंड करेगा ओवम मेम्ब्रेन चाहे वो क्लीव रहे चाहे ना क्लीव रहे ZP2। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही कह रहा है। इसके अलावा बात करें तो ऑप्शन नंबर ई में क्या बोला, फर्टिलाइजेशन विल बी प्रिवेंटेड इंटायरली ड्यू टू लैक ऑफ ZP2 प्रोसेसिंग।
फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट रहेगी, लेकिन लैक ऑफ जेडपी2 प्रोसेसिंग से इसका कोई वर्क नहीं कह रहा है यहाँ पे। जे फर्टिलाइजेशन तो प्रिवेंट नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि वहाँ पे कई सारे आपके स्पर्म जब उसे फर्टिलाइज करने लगेंगे तो ये तो प्रमोट होगी। तो ऑप्शन नंबर ई वाला हमारे यहाँ गलत बोल रहा है। यहाँ सबसे सही ऑप्शन जो है ए एंड बी वाला सही स्टेटमेंट पूछा, तो ऑप्शन नंबर ए बी यहाँ पे सबसे सही माना जाएगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। बाकी अगर कुछ एक्सप्लेनेशन में दिक्कत आ रही है तो उसको हम कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आपको लास्ट में क्या करना है, बस एक ही काम करना है आपको कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना है। केवल 15 से 16 मिनट का सेशन होता है, आप निकाल के दिन में किसी भी टाइम देख सकते हैं और एवरीडे आपको मिल जाता है मॉर्निंग में। तो आपकी काफी हेल्प होती है अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। साथ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा चाहे कि उनकी भी हेल्प हो। सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है, मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है आपको। तो आई होप आपको टेलीग्राम चैनल का ये लिंक भी दिख रहा होगा, यहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को भी। ये आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्वेश्चंस होते हैं, तो इस वीक हम इसी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक हम दूसरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आएगा। थैंक यू लास्ट में, और मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर आप सभी को। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। आज का ये वीडियो होने वाला है टारगेट CSIR नेट जून 2026, जिसका कि आपको फॉर्म आ चुका है और CSIR नेट का ये फॉर्म होने वाला है और आई होप आपने वो फॉर्म देख लिया होगा, जिसमें कि आज के इस वीडियो में हम पार्ट बी एंड पार्ट सी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि ये हमारी PYQ डेली PYQ सीरीज़ का डे नंबर 41 है, PYQ नंबर 41 है, जिसमें कि आज हम पार्ट बी एंड पार्ट सी के क्वेश्चन जो कि हमारे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के पोर्शन में आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। ये बहुत छोटा सेशन होता है। अगर आप डेली PYQ नहीं लगा पा रहे हैं तो ये आपका एक कंटिन्यूटी मेंटेन करने का एक जरिया होता है, एक सोर्स होता है, जिससे कि आप डेली PYQ एवरीडे लगा पाएँ। और इसमें हम थोड़े ही क्वेश्चन लगाते हैं लेकिन डेली बेसिस पे लगाते हैं, जिससे कि आपकी एक फ्लूइडिटी मेंटेन रहे और क्वेश्चन को समझने की कोई जो टेक्निक होती है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी में आपको हेल्प मिले। तो ये आप वीडियो कभी भी दिन में निकाल के टाइम देख सकते हैं। बहुत छोटे छोटे वीडियो होते हैं लेकिन एवरीडे पे होते हैं, इसलिए आप प्रैक्टिस आपकी डेली एवरीडे होती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन। आपको पता है क्या करना है, आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होंगे और आपको उस क्वेश्चन का आंसर देखना है और मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा और आपके लास्ट में क्वेश्चन के जितने सही आंसर बनते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो होगा, उसका जवाब दीजिएगा और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन कोटेशन है कि डोंट लूज़ योर फोकस। अपना फोकस मत लूज़ करिए। अगर कुछ भी क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं तो डेली बेसिस पे उनको आप पिकअप करिए, क्वेश्चंस को लेने की टेक्निक को देखिए किस तरीके क्वेश्चन पूछ रहा है और अपना गोल सेट रखिए एक जगह पे। तो आज का यही कोटेशन था। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो होगा, उसका जवाब दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है वो क्या कह रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ क्लीवेज ऑब्जर्व्ड इन मैमल। मैमल्स में आपके किस तरीके का क्लीवेज आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे रेडियल क्लीवेज कह रहा है, स्पाइरल कह रहा है, रोटेशनल कह रहा है या फिर बायलैटरल कह रहा है। तो रेडियल क्लीवेज तो आपको इकाइनोडर्म्स से देखने को मिलता है। स्पाइरल की बात करें तो ये आपको मोलस्कस में देखने को मिलता है। और बात करें रोटेशनल क्लीवेज की तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि रोटेशनल क्लीवेज की बात करें तो ये आपको ह्यूमंस में और बेसिकली तौर पे तो कहें तो मैमल्स में आपको ये देखने को मिलता है। कौन सा क्लीवेज, आपको रोटेशनल क्लीवेज, जिसमें कि आपका क्या होता है, जो सेल्स आपकी जब 16 सेल स्टेज के बाद आपके मतलब क्लीवेज उसमें देखने को मिलता है जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, सेल अपने एक्सिस पे भी डिवाइड होती रहती हैं और साथ ही साथ अपना नंबर भी मल्टीप्लाई करती रहती है, यानी एक्स एक्सिस पे भी डिवाइड होती हैं, साथ साथ आपका वाई एक्सिस पे भी टोटल डिवाइड होती रहती हैं। तो और अपने नंबर को मल्टीपल करती रहती हैं। तो यही हमारा रोटेशनल क्लीवेज में आता है। तो आई होप आपको यह इसका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसका जवाब दीजिएगा। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये क्या कह रहा है पहले इसको समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पता चल रहा है, पहले उसको हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा। तो फर्स्ट वन कह रहा है कि माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम द सेल सरफेस इनटू द एम्ब्रियो इंटीरियर इज टर्म्ड एज। तो यहाँ बोल रहा है कि जो एम्ब्रियो बनता है आपका
जाइगोट फॉर्मेशन के क्लीवेज के बाद उसमें क्या होता है कि आपके कुछ सेल्स होती हैं, जैसे कि आपका ब्रास्टूरा फेज में क्या होता है या फिर गैस्ट्रुलेशन फेज के में क्या होता है कि आपके कुछ सेल्स क्या होती हैं अपने जगह से माइग्रेट हो जाती हैं, कुछ सेल्स क्या होती हैं अपने ऊपर एक सेल्स लगा लेती हैं, कुछ सेल्स क्या होते हैं कि अंदर की ओर धंस जाती हैं। तो वैसी कंडीशन में क्या होता है, यानी कुछ सेल्स ऐसे अंदर की ओर धंस जा रही हैं, यहाँ पे एक इंटरस्टेशियल फ्लूइड भर जा रहा है। तो ये इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल सेल्स ऐसी कौन सी जो माइग्रेट करती हैं किसमें, आपके सरफेस में, सेल के एम्ब्रियो के सरफेस में माइग्रेट करती हैं। इन्ग्रेशन की बात करें तो इसमें जो होती हैं सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, सेल के सरफेस पे माइग्रेट करती हैं और अपना नंबर बढ़ाती हैं। इन्वोल्यूशन में क्या होता है कि इन्वोल्यूशन में आपका सेल्स जो होती हैं वो माइग्रेट भी करती हैं, साथ ही साथ क्या होती है अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। इनवेजिनेशन में क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं आपकी ब्लास्टूला में वो क्या होती हैं केवल अंदर की ओर पूरी मुड़ जाती हैं, यानी कुछ ये इस टाइप की सेल्स बना लेती हैं। उसके बाद डीलेमिनेशन की बात करें तो इसमें एक ही जगह पे अपने ऊपर सेल्स चली जाती हैं, यानी अपने ही एक्सिस पे क्या होता है कि डिवाइड हो जाती हैं, यानी अपने ही एक्सिस पे क्या होता है ऊपर नीचे हो जाती हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। तो यहाँ पे सेल की सरफेस पे अगर मूवमेंट की बात करें तो माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एम्ब्रियो इनग्रेशन इसका आंसर होगा, जो कि सबसे सही आंसर माना जाएगा। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे शो होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो शो हो रहा है उसके क्वेश्चन को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पार्ट सी का एक क्वेश्चन है बेहतरीन। यहाँ कह रहा है द फेट ऑफ द सेल, यानी किसी सेल का एक फेट मिल गया उसे कि अब वो वापस उसे बनाएगी। इज स्पेसिमेन व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनोमसली और बीइंग प्लेस्ड इन अ न्यूट्रल एनवायरनमेंट with respect to developmental pathway and embryo will show the developmental pattern based on its type of specification। यानी एक कोई सेल थी उसको निकाल के उसे फेट पता चल गया था, फेट पता चल गया था, साथ ही साथ उसमें क्या है कि वो ऑटोनोमसली डिवाइड करेगी। अब तो उसको निकाल के एक न्यूट्रल इन्वायरमेंट में रख दिया गया है, यहाँ पे उसे एक न्यूट्रल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया गया। तो इसमें उसमें किस तरीके की कंडीशन देखने को मिलेगी ये यहाँ पे कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ें जान लेते हैं। वो क्या है कि आपका पहले क्या होता है कि एक आपका ऑटोनॉमसली डिवाइड कर रही है सेल, तो ऑटोनॉमसली डिवाइड कर रही, तो इसमें क्या होता है रेगुलेटिव डेवलपमेंट होता है। रेगुलेटिव डेवलपमेंट क्या होता है कि उसे उसका फेट पता मतलब कि उसका रेगुलेशन होने लगता है, और मतलब कि इसमें ऑटोनॉमसली वो डिवाइड करेंगी, अभी फेट उनको नहीं पता है, ये चीज़ होती है। अब उनको रेगुलेटरी डेवलपमेंट में ऑटोनॉमसली हैं, तो उनमें क्या होगा कि अगर उन्हें न्यूट्रल इन्वायरमेंट में ला के रख दिया गया है तो उनमें क्या होगा कि ऑटोनॉमसली डेवलपमेंट अब ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वो पहले से ही उन्हें कह दिया गया कि वो ऑटोनॉमसली डिफ्रेंशिएट करेंगी, कैपेबल है, तो वो अपना प्रॉपर डेवलपमेंट करना स्टार्ट करेंगे। दूसरा क्या होता है मोज़ैक कंडीशन होती है ऑटोनॉमसली रेगुलेटरी डेवलपमेंट में ही, लेकिन मोज़ैक डेवलपमेंट में क्या होता है कि उन्हें उनका फेट पता चल जाता है कि यानी अब उन्हें उठा के किसी भी इन्वायरमेंट में आप रख देंगे तो वो अपना उनको फेट पता वो प्रॉपर उसी एरिया को डेवलप कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हाथ की सेल्स हैं तो वो हाथ बना लेंगे, उन्हें उनका फेट पता चल गया। अब आप उन्हें किसी भी एनवायरनमेंट में रख दीजिए, उनमें जो चीज़ें पहले होने वाली थी वही चीज़ बाद में होगी। यानी इसमें क्या होगा कंडीशन आपकी सारी चीज़ें सब सेम होगी, इसमें जो आपकी स्पीड होगी जो भी चीज़ें होंगी वो सारी इक्वल में जाएंगी, यानी जैसी पहले थी वैसे ही रहेंगी, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें चेंजेस हो जाएंगे, ये ग्रेटर हो जाएंगी, यानी ग्रेटर डेवलपमेंट शो करेंगी। ये क्या हो जाएंगी ग्रेटर डेवलपमेंट शो करेंगे अगर न्यूट्रल इन्वायरमेंट में ला के रख देंगे। तो उसी जगह पे यहाँ बोल रहा है बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट इट कैन बी सेड टू द पोटेंसी ऑफ सेल इज इक्वल टू द नॉर्मल फेट इन रेगुलेटरी डेवलपमेंट। तो रेगुलेटरी डेवलपमेंट की बात करें जो कि पहली सेल्स हमारी ए वाली थी, तो वो क्या होती है उनमें क्या होगा इक्वल टू नहीं होगा, या इक्वल क्या होता है इक्वल तब होता जब उन्हें न्यूट्रल इन्वायरमेंट में नहीं रखा जा रहा था। ग्रेटर देन इन नॉर्मल फेट इन अ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, तो ये सही ऑप्शन है, वो उन्हें न्यूट्रल इन्वायरमेंट रख दिया गया, इस वजह से उनमें फेट उनके लिए उनका डिवाइड करने का फेट डिफ्रेंशिएट करने का फेट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ए वाले के लिए कह रहा है। अब बी वाले के लिए क्या कह रहा है जिसमें कि मोज़ैक यहाँ पे जिसमें कि आपका कौन सी डेवलपमेंट हो रही थी मोज़ैक डेवलपमेंट हो रही थी। यहाँ पे क्या कह रहा है इक्वल टू द नॉर्मल फेट इन द मोज़ैक डेवलपमेंट, बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि उन्हें मोज़ैक सेल को तो उनका फेट पता होता है, फिर चाहे उन्हें हम किसी भी इन्वायरमेंट रख दें वो अपना उसी एम को फॉलो करेंगी। ग्रेटर देन इस नॉर्मल फेट इन मोज़ैक डेवलपमेंट नहीं, ग्रेटर नहीं होगा, उन्हें उनका फेट पता होता है, वो जो जैसी पहले कंडीशन में ग्रोथ करेंगे वैसी लास्ट कंडीशन में भी अलग कंडीशन में भी ग्रोथ करेंगे। तो यहाँ पे क्यू एंड आर वाला ऑप्शन सही है, क्यू एंड आर आपका ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सबसे सही माना जाएगा।
आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप दोबारा देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ क्या कह रहा है पहले इसको समझते हैं। यहाँ बोल रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका डेवलपमेंट हो रहा है और ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन वाली कंडीशन है, तो इसमें रिजल्ट क्या निकलेगा, मतलब उसमें किस तरीके का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा अगर वो ऑटोनॉमस स्पेसिफाइड मतलब कि डिफ्रेंसिएशन हो रहा है उस ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ होती है कि ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन जो होता है, इसमें क्या होता है कि सेल जो होती हैं वो खुद से डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखती हैं, यानी वो खुद से डिवाइड हो जाएंगी। अब बात ये होती है कि उनमें पैटर्न किस तरीके का देखा जाएगा। तो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन जो सेल होती हैं इनमें आपको मोज़ैक पैटर्न देखने को मिलता है, जैसे कि आपका ह्यूमन में बात कर लें तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बोला किस तरीके का डेवलपमेंट है। तो मैंने आपको बता दिया कि पहली बात तो ये ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन सेल शो कर रही थी और इसमें भी ये टाइप कौन सा होता है, मोज़ैक पैटर्न देखने को मिलता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। रेगुलेटिव आपका नहीं होगा, सिंथेसियल में नहीं होगा, डेफिनेटिव कोई टाइप होता ही नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो रहा है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट इफ सेल हैज़ कमिटेड टू अ पार्टिकुलर फेट इट इज़ सेड टू बी। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे कह दिया है कि अगर कोई यहाँ पे सेल है आपकी, वो क्या होगा, कमिट कर दी है, यहाँ पे क्या होगा, ये कमिटमेंट कर दी है, यानी अब वो क्या होगा, उसे एक उसका पार्टिकुलर क्या हो गया, फेट मिल गया, एम मिल गया कि अब वो वही चीज़ बनाएगी, उसी प्रॉपर आप कहते हैं बॉडी पार्ट को आपके बनाएगी। फिर आप चाहे उसे किसी भी कंडीशन में रख दें तो उसे हम कौन सी सेल कहेंगे, प्लूरीपोटेंट, टोटीपोटेंट, डिटरमिन्ड, डिफरेंशिएटेड। तो यहाँ पे अगर बात करें प्लूरीपोटेंट आपकी क्या होती है, केवल एक सेल होती है, इनमें पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता नहीं होती। टोटीपोटेंट सेल बहुत पावरफुल होती है, ये पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकती है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा कि पार्टिकुलर कमिटमेंट कर दी किसी सेल ने, तो वो सेल हमारी डिटरमाइंड कंडीशन में आ जाती हैं। इसके बाद वाली कंडीशन क्या होती है, डिफरेंशिएटेड कंडीशन होती है। लेकिन डिटरमिन्ड में क्या हो जाता है कि उन्हें पार्टिकुलर उनका क्या हो जाता है, फेट पता चल जाता है। अब वो क्या हो सकती हैं, वो अपने एम की ओर बढ़ सकती हैं, अपने बॉडी पार्ट को बना सकती हैं। तो यहाँ पे डिटरमिन्ड वाली कंडीशन आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे शो होगा। यहाँ क्या कह रहा है, द पैटर्न ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लीवेज स्पेसिफिक टू द स्पीसीज इज डिटरमाइंड बाय टू मेजर पैरामीटर। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एम्ब्रियोनिक क्लीवेज देखने को मिल रहा है, उसमें पैटर्न क्या है, जिसमें कि पैटर्न मतलब एम्ब्रियोनिक क्लीवेज का एक पैटर्न है, उनके क्लीवेज का एक पैटर्न है किसी स्पीसीज में, और वो दो पैरामीटर के बेसिस पे बताया जा रहा है। द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग प्रोटीन विद इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, यानी उनका जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का, वो दो तरीके से डिटरमाइंड है, जिसमें कि पहला तो उनका योग प्रोटीन के बेसिस पे है साइटोप्लाज्म में, दूसरा क्या है, द फैक्टर इन द एग साइटोप्लाज्म दैट इज इन्फ्लुएंस द एंगल ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एंड द टाइमिंग ऑफ इट्स फॉर्मेशन। यानी दूसरा क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म के क्या हो रहा है, डिवाइड पे बेसिस कर रहा है। पहला आपके एग के योग सेक जो होता है उस पर मतलब कि बेस है पहला स्टेटमेंट, और दूसरा आपके साइटोप्लाज्म के क्या हो रहा है, डिवीज़न पे आपके बेस है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ दो कॉन्सेप्ट होता है, पहले हम उसको आपको बता देते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या, हमारे पास दो तरीके के एग देखने को मिलते हैं। पहला हमारा क्या होता है, आइसोलिथिल एग होता है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ। और दूसरा आपका क्या होता है, टीलोलेसिथल एग होता है, टीलोलेसिथल एग होता है। अब यहाँ पे आइसोलेसिथल जो एग होता है, इसमें क्या होता है, कम योगसेक होता है, यानी योगसेक जो पीला वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, वो कम होता है योगसेक। और टीलोलेसिथल की बात करें तो यहाँ पे जो योगसेक होता है, यानी पीला वाला जो पार्ट होता है प्रोटीन का, आप देखते हैं वो क्या होता है, वो यहाँ पे योगसेक क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब आइसोलेसिथल एग में कम योगसेक है, तो यहाँ पे हमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है। यहाँ कैसा क्लीवेज मिलता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज कैसा होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज इस तरीके का होता है, यानी कोई ये एग है, इसमें बहुत कम योगसेक पार्ट है, तो इसमें जो आपका साइटोप्लाज्म यहाँ आउटर साइड में प्रेजेंट है, वो प्रॉपर योगसेक के अंदर से भी क्या हो जाएगा, क्लीवेज पैटर्न शो करेंगे, यानी वो डिवाइड कर देंगे पूरे जो साइटोप्लाज्म, पूरे योगसेक को भी, पीले वाले पार्ट को भी डिवाइड कर देगा। टीलोलेसिथल एग की बात करें तो इसमें योगसेक क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी ये कोई एग है तो इसमें इतना सारा, टीलोलेसिथल एग में इतना सारा योगसेक होगा। तो ये क्या होता है, जैसे कि आपका बर्ड में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि योगसेक ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म जो है
वो कम डिवाइड कर पाएगा, यानी वो अपने में केवल डिवाइड करेगा, वो क्या होगा कि यॉर्क सैक को पार नहीं कर पाएगा। तो ऐसा हमें मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में आपको देखने को मिलता है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज आपने अगर देख पढ़ा होगा तो उसमें हमें यही पैटर्न देखने को मिलता है, टीलोलिस्थल एग आते हैं। तो यहाँ पे अब स्टेटमेंट बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला बोल रहा है स्पीसीज इज हैज टीलोलिस्थल एग फॉलो बाय होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो मैंने बताया टीलोलिस्थल जो बी वाली कंडीशन है इसमें आपको मीरोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है टीलोलिस्थल एग में होलोब्लास्टिक, तो ये ऑप्शन हमारा यहीं पे गलत हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है स्पीसीज हैविंग आइसोलिस्थल एग फॉलो होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो आइसो में आपका क्या होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है। तो ठीक है, ये वाला ऑप्शन अभी सही है, लेकिन आगे के ऑप्शन को पढ़ते हैं। स्पीसीज हैविंग सेंट्रोलिस्थल एग फॉलो होलोब्लास्टिक क्लीवेज। सेंट्रोलिस्थल एग इसे ही कहते हैं, टीलोलिस्थल एग को, जिसमें कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे होलोब्लास्टिक क्लीवेज कह रहा है, तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज यहाँ पे नहीं होगा, ये केवल आइसोलिस्थल एग में पाया जाता है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बोला स्पीसीज हैविंग आइसोलिस्थल एग फॉलोइंग मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो आइसोलिस्थल एग में मीरोब्लास्टिक क्लीवेज भी नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सबसे सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि आइसोलिस्थल में कम यॉर्क सैक होता है और होलोब्लास्टिक होता है, और टीलोलिस्थल में ज़्यादा यॉर्क सैक होता है और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सबसे सही माना जाएगा और यही वाला ऑप्शन सही होगा। तो आई होप आज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पूरा वीडियो दोबारा देखिएगा। और ये हमारा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था। एंड वीडियो के लास्ट में बस आपसे यही एक कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो, क्योंकि यही हमारा एक मोटिवेशन का सोर्स होता है और आपको वीडियो लाने का मतलब कि यहाँ पे कुछ मीनिंग बनती है और इससे भी हमें कुछ सपोर्ट मिलता है कि हाँ ठीक है वीडियो बनाई है। और लास्ट में ये कहूँगा कि प्लीज़ लाइक करिएगा चैनल को, हमारे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो। और यहाँ पे कोई भी PDF होता है मेरे हैंड रिटन नोट्स का, तो वो सारा आपको टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ वाले मिल जाता है, ये लिंक दी हुई है, यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। लास्ट में आपके लिए यही कहूँगा कि थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए और सपोर्ट करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ डेवलपमेंट बायो के, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, सभी को टेक केयर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो सेशन। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं CSIR नेट जून 2026 के PYQ नंबर 42 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि CSIR नेट में लाइफ साइंस में पूछे गए हैं। तो अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा वीडियो सेशन जो होता है वो CSIR नेट लाइफ साइंस एग्जाम से रिलेटेड होता है, जिसका फॉर्म जून 2026 का आ चुका है। इस वीडियो में पार्ट बी एंड पार्ट सी के क्वेश्चंस को देखते हैं, उनके हर एक ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, जिसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। और ये इसी के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखते हैं। अगर आप डेली कंटिन्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहे तो हम इस सीरीज़ को अपने इस सेशन में डिस्कस करते हैं। और जितने भी पिछले CSIR नेट लाइफ साइंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम इस पूरे वीडियो सेशन में हर वीक हम डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ डिस्कस करते हैं। और हम हर एक वीक में डिफरेंट सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं। जैसे कि इस वीक हमारा डेवलपमेंट बायोलॉजी चल रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है आपको क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चंस को देखने हैं जो स्क्रीन पे यहाँ शो होने वाले हैं और उनसे रिलेटेड आंसर देने हैं। और लास्ट में आप देखेंगे कि आपके टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होते हैं, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। और अगर कोई भी ऑप्शन से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है उस ऑप्शन से रिलेटेड, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, हम उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से कोटेशन के साथ जो कि आपकी स्क्रीन पे शो होगा। उससे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखते हुए हम चलते हैं। तो एक छोटा सा कोटेशन है कि एनीथिंग पॉसिबल। अगर आप डिटरमिन्ड हैं अपने फोकस गोल को लेके तो कोई भी चीज़ हो सकती है। आप CSIR नेट क्रैक करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, लेकिन डिटरमिन्ड रहना पड़ेगा, कंटिन्यूस रहना पड़ेगा। इसीलिए हम इस सीरीज़ को बनाए जिससे कि आपके और मेरी भी साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे 1 बाय 1 एक एक करके क्वेश्चन सारे शो होंगे और उनके जवाब और एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है ह्यूमन मीजेनकाइमल स्टेम सेल। तो देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, मीजेनकाइमल को हम मीजोडर्म भी यहाँ पे बोल सकते हैं। आपको पता है 3 तरीके के हमारी एम्ब्रियोनिक लेयर्स, जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो उन्हीं में ये मीजेनकाइमल स्टेम सेल का कोई कैरेक्टरिस्टिक आपको इसमें बताना है। पहला तो है कैन डिफ्रेंशिएट इनटू वन टाइप ऑफ सेल। अगर वन टाइप ऑफ सेल में डिफ्रेंशिएट हो पाती तो हम इन्हें यूनिपोटेंट सेल कहते हैं, यूनिपोटेंट सेल। तो ऐसा कोई
कैरेक्टरिस्टिक मेसेनकाइमल स्टेम सेल का नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा ए वाला रॉन्ग हो जाएगा। कैन डिफ्रेंशिएट इनटू फ्री टाइप ऑफ सेल, बहुत हद तक ये आंसर सही है, क्योंकि जो मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ के थ्रू ऑर्गन्स को डिफरेंट बनाती हैं। तो ये डिफरेंस इनटू फिट सेल्स टाइप ऑफ सेल सही हो सकता है। आगे की ऑप्शन को देखते हैं, कैन डिफरेंस इनटू ऑल टाइप ऑफ सेल्स। अगर ये सारी सेल्स ऑल टाइप ऑफ सेल्स में डेवलप होती हैं तो हम इन्हें टोटीपोटेंट सेल कह देते हैं। टोटीपोटेंट सेल क्या होता है कि ये डिफरेंट एक पूरा ऑर्गन बना देती है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मेसेनकाइमल सेल पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकती। डू नॉट डिफरेंशिएट ऑल, ये तो ऑप्शन गलती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सबसे सही आंसर माना जाएगा कि ये जो सेल्स होती हैं मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स, ये फ्यू टाइप ऑफ सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकती हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसका जवाब दीजिए कि ये सारे ही क्वेश्चन CSIR नेट लाइफ साइंस में आ चुके हैं। द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इन मैमल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जैसा कि मैंने बात की वो मैमल्स में किस चीज़ से डिराइव्ड होती हैं। ये हिंदी के ऑप्शंस क्वेश्चंस को हम नहीं डिस्कस करेंगे, इंग्लिश को ही हम लेके चलेंगे, क्योंकि हिंदी में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। तो यहाँ बोला एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ब्लास्टोसील, इनर सेल मास, ट्रोफोएक्टोडर्म, ट्रोफोएंडोडर्म। बात करें यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की, तो ब्लास्टोसिल्स जो होता है, ब्लास्टोसिल्स आपकी एक कैविटी होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। मीन्स अगर हम बात करें तो इसमें आपकी कोई सेल्स नहीं पाई जाती, ये एक अंदर का फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं। और तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं हो जाएगा, कोई कैविटी को हम सेल्स नहीं कह सकते हैं, उनसे डिराइव नहीं हो सकते। इनर सेल मास, इनर सेल मास क्या होता है कि यही इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इसी से बनती हैं। जितना भी इनर सेल्स मास होता है इसी से आगे चल के क्या बनती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बनती हैं और डिफरेंट जर्म लेवल फॉर्म होती है। ट्रोफोएक्टोडर्म जो होती है ये बाहर के जो सेल्स एरिया होता है, बाहर का आउटर एरिया जो होता है उसे हम कहते हैं आउटर लाइनिंग को। ट्रोफो एंडोडर्म अंदर की लाइनिंग को हम कहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन भी हमारे नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सबसे सही आंसर माना जाएगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो होगा, उसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ बोला द फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स के लिए यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हैं, उनमें से हमने कौन सा ऑप्शन सही करना है, करेक्ट कॉम्बिनेशन जो होगा उसको हमको चूज करना है यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑल टाइप ऑफ स्टेम सेल्स हैव एबिलिटी टू गिव द राइज ऑफ कंप्लीट एम्ब्रियो। तो हर अगर स्टेम सेल्स के बाद ऐसी एक एबिलिटी आ जाती कि वो पूरा एम्ब्रियो बना देगा तो वो ट्यूमर जैसी कंडीशन आ जाएगी। तो इसलिए तो ऑप्शन हमारा नहीं होने वाला, क्योंकि वो टोटीपोटेंट सेल जो स्टेम सेल्स होते हैं उन्हीं में ये कैपेबिलिटी होती है, उसके अलावा यूनिपोटेंट मल्टीपोटेंट इस सब में नहीं होती है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स आर दोज होज कमिटेड टू लिमिटेड टू अ रिलेटिवली स्मॉल सबसेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफ सेल टाइप्स। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन कह रहा है। क्यों? क्योंकि मल्टीपोटेंट सेल जो होते हैं उनमें एक कैपेसिटी होती है डिफरेंशिएट करने की, डिफरेंट तरीके के सेल टाइप्स बनाने की, लेकिन लिमिटेड नंबर में बोल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सही है। स्टेम सेल्स नीचेस now allow controlled self renewal and also survival of the stem cells that leave niche। देखिए स्टेम सेल नीच होता है वो जहाँ पे एक स्टेम सेल्स प्रॉपर बॉडी होती है, वहाँ पे रहती है, वहाँ के फैक्टर्स से कनेक्ट रहती है, जिससे कि वो उसे एक डिफरेंशिएट सेल्स में नहीं कन्वर्ट होना पड़ता है उस टाइम पे। तो स्टेम सेल नीच उसी को हम कहते हैं। यहाँ बोल रहा है ये सेल्फ रिन्यूअल कर सकती है, सर्वाइवल अपने सेल्स का कर सकती है जब ये लीव करती है नीच को। तो नीच को जब नीच जो होता है एक स्टेम सेल्स होती है, ये अपने साथ कुछ फैक्टर्स के साथ जुड़ी हुई होती है। तो अगर ये जो स्टेम सेल्स होती है इन फैक्टर से हट जाती है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती है स्टेम सेल्स, उसे सर्वाइव सेल नहीं कहते, उसे हम फिर स्टेम सेल्स नहीं कहते, उसे हम फिर डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। तो यहाँ बोल रहा अगर लीव कर देती है अपने, यहाँ पे बोल रहा है ना, ये देखिए लीव कर देती है, अगर हम इसे जो आपका ये फैक्टर्स होते हैं इनको लीव कर देती तो वो सब भी सर्वाइव करती है। तो ये नहीं होता है, यहाँ पे डिफरेंशिएट कैटेगरी में आ जाती है वो स्टेम सेल्स। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। द प्लूरिपोटेंसी ऑफ स्टेम सेल्स इन एन एम्ब्रियो इसेंशियली मेंटेन बाय FGF, नैनोग एंड TGF-X। तो यहाँ
यहाँ पे जो ये बोल रहा है कि जो प्लूरिपोटेंसी होती है स्टेम सेल्स की, वो क्या होती है, इन सारे फैक्टर्स से बनी हुई होती है। तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर्स वर्क करते हैं वो आपके सॉक्स, ऑक्ट और मिक, सीमिक, ये सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अडल्ट स्टेम सेल्स रीप्रोग्राम एंड गेन प्लूरिपोटेंसी बाय मॉडिफाइंग द फॉलोइंग जीन ऑक्ट, सॉक्स, माइक, KLF। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इन्हें हम नागा माका फैक्टर भी कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी सही होगा। इनके साथ अगर लगा हुआ है कोई भी स्टेम सेल्स तो वो अपने कैपेबिलिटी को, अपनी स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टी को मेंटेन रखेगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी वाला यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन माना जाएगा। ऑप्शन ई, बी एंड ई ऑप्शन यहाँ सबसे सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसका जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टेम सेल्स आर वाइडली यूज्ड फॉर देयर रीजनरेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हमें पता है स्टेम सेल जो होती है रीजनरेटिव प्रॉपर्टी के लिए जानी जाती है। एंड कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट लिनिएजेस। ठीक है, डिफरेंट तरीके से वो डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं डिफरेंट सेल टाइप में। अ पर्सन विद डैमेज लीवर, एक पर्सन जिसके पास डैमेज लीवर है, उसमें स्टेम सेल थेरेपी की गई, यानी किसी दूसरे डोनर से या फिर उसके खुद के स्टेम सेल्स को लाया गया और लगाया गया। तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सबसे सही माना जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, थेरेपेटिक स्ट्रेटजी वुड बी सेफेस्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि ट्रांसप्लांटिंग अडल्ट लिवर सेल फ्रॉम हेल्दी डोनर एंड ग्राफ्टिंग इनटू द पेशेंट। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा इंजेक्शन के थ्रू। क्यों यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर हम किसी हेल्दी डोनर से ले आके और किसी दूसरे अडल्ट लिवर का जो हेल्दी डोनर जिसे कहेंगे उससे ले आके हम पेशेंट में अगर हम यहाँ पे डालते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो इम्यून सिस्टम पेशेंट का होगा वो तुरंत ही रिजेक्शन दे देगा उस दो डोनर के जो सेल्स होंगी, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलैप्स होने का चांस रहेगा, लीवर फेल होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन वाला गलत हो जाएगा। सेकंड बोला ट्रांसफॉर्मिंग स्किन सेल्स फ्रॉम पेशेंट टू iPS सेल्स एंड यूजिंग देम फॉर फर्दर डिफरेंशिएशन एंड ग्राफ्टिंग इन द लीवर। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो स्किन सेल्स होते हैं, जिसे कि हम अच्छा एक स्टेम सेल्स मानते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपने नंबर को हमेशा मेंटेन करती है, रिन्यूअल करती हुई चलती है। वो तो कह रहा है उसी पेशेंट की स्किन सेल्स को यूज़ किया गया, और iPS सेल्स यानी इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंसी सेल्स जो होती हैं उन्हें इंड्यूस किया गया ऐसी कंडीशन में लाने के लिए कि, और उन्हें क्या मतलब कि इंड्यूस करके लीवर सेल की तरह वर्क करने के लिए किया गया, ऐसा उन्हें बनाया गया, और उन्हें ग्राफ्ट कहाँ कर दिया गया, खुद के पेशेंट के लीवर में। तो ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। इसलिए सही होगा क्योंकि यहाँ पे खुद की पेशेंट की सेल वहाँ ग्राफ्ट करके लगाई जा रही हैं लीवर में, तो वहाँ पे इम्यून सिस्टम के थ्रू कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसका इम्यून सिस्टम उसे प्रॉपर एक्सेप्ट कर लेगा और उसे वर्क करने देगा। तो यहाँ ये वाला ऑप्शन सबसे सही माना जाएगा। इंजेक्टिंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इनटू द डैमेज्ड लीवर। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की बात कर रहा है, तो ये जो नंबर होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में क्या होता है कि ये बहुत फास्ट ग्रो करती हैं। इन्हें हम इस कंडीशन में ले तुरंत कलेक्ट कर पाना नामुमकिन नहीं कह सकते, लेकिन बहुत दिक्कत करता है। तो ये कंडीशन तो यहाँ पे नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये आपका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को नहीं निकाल दिया जाता, तुरंत नहीं निकाल सकते। इंजेक्टिंग कॉर्ड ब्लड सेल्स इनटू द लीवर डायरेक्टली। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। कॉर्ड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो हमारी ब्लड से रिलेटेड चीज़ों को बनाने के लिए होती हैं, लीवर को नहीं बना सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सबसे सही माना जाएगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो होगा, उसका जवाब दीजिएगा। द सेल्स ऑफ इनर सेल मास ऑफ अ ब्लास्टोसिस्ट स्टेज मैमेलियन एम्ब्रियो आर। तो जो यहाँ बोल रहा है कि जो आपके ब्लास्टोसिस्ट पाया जाता है उसके अंदर का जो इनर सेल मास होता है, यानी ये जो इनर सेल मास यानी जो फ्लूइड जो सेल्स की जगह होती है उसको हम वो किस चीज़ से बना होता है, वो किस नेचर का होता है, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, यूनिपोटेंट। यूनिपोटेंट नहीं होगा, हमें सबसे पहले यहाँ पता चल गया। बात करें टोटीपोटेंट नेचर का भी नहीं होगा, वरना ये पूरा बना देता है ऑर्गेनिज्म। बात करें यहाँ पे प्लूरीपोटेंट एंड मल्टीपोटेंट में, तो सबसे पहले प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट में बात करने से पहले आपको बता दें कि ब्लास्टोसिस्ट जो होता है यही आपका क्या बनाता है, हमारा 3 जर्म लेयर्स बनाता है। और जर्म लेयर जो बना पाती हैं ये कैपेबिलिटी केवल प्लूरीपोटेंट सेल्स में पाई जाती है। मल्टीपोटेंट सेल में ये कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे प्लूरीपोटेंट सेल में ये कैपेबिलिटी पाई जाती है जर्म लेयर फॉर्म करने की, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म में से किसी भी जर्म लेयर को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सबसे सही माना जाएगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसे देखिएगा। यहाँ क्या बोल रहा है,
the genes that have been used to reprogramming somatic cell of an adult mammal to the stem cells called the induced pluripotent stem cells IPSC, KLF4, SOX2, OCT4 and CMYC these code for। यानी देखिए सोमैटिक सेल्स जो होती हैं वो रिप्रोग्रामिंग की जाती हैं मैमल्स के स्टेम सेल्स में और उन्हें इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल कहा जाता है। यानी ये किसी सेल्स के अगर मतलब कि उनके जैसा इन्वायरमेंट इसको दिया जाए, उनके जैसे डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ये शो कर देंगी। अगर उसे किसी मतलब इन्हें इंड्यूस्ड करने के लिए ऐसी सेल्स जो इंड्यूस करके दूसरे सेल्स को बनाई जाती हैं, दूसरे सेल्स में बना दी सकते हैं, उन्हें हम इंड्यूस्ड स्टेम सेल्स कहते हैं। अब यहाँ पे ये सारे ये जीन के नाम दिए हैं, इन्हें हम यामानाका फैक्टर कहते हैं, यामानाका फैक्टर कहते हैं। लास्ट में मैंने शायद नामानाका बोल दिया था, वहाँ पे देख लीजिएगा, यामानाका फैक्टर इसे बोलते हैं। ये सारे जो KLF4 है, SOX2 है, OCT4 है, CMYC ये एक स्टेम सेल की प्रॉपर्टी को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। बोथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर RNA बाइंडिंग प्रोटीन नहीं होते हैं, कुछ सैपेरॉन प्रोटीन, ग्रोथ फैक्टर्स ये दोनों भी नहीं होते। ये क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, इन्हें हम यामानाका फैक्टर कहते हैं। ये स्टेम सेल्स के साथ लगे हुए रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला कौन सा ऑप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। लास्ट में यही आपसे देखते हैं, शायद ये लास्ट स्लाइड शायद हमारी थी, देखते हैं। आई होप ये शायद लास्ट स्लाइड ही थी। हाँ ठीक है, आज की ये लास्ट स्लाइड यहाँ पे थी और आज का यहीं पे ख़त्म होता है सेशन। थैंक यू। लास्ट में आपसे लास्ट में केवल यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि प्लीज़ अगर से पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, जिससे हमें भी हेल्प मिले। यही हमारे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स होता है और वीडियो बनाने का भी एक जरिया होता है। साथ ही साथ लाइक करिएगा इस सेशन को, अगर पसंद आया, आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी हेल्प हो। और इस पूरे PDF की लिंक आपको मेरे हैंड रिटन नोट सारे टेलीग्राम लिंक चैनल में मिल जाते हैं, यहाँ लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं भी ख़त्म करते हैं। थैंक यू लास्ट में आप सभी से, और मिलते हैं अब कल के सेशन में डिफरेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय एंड सभी को टेक केयर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। आज का ये वीडियो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, इसलिए क्योंकि आज ये हमारा डे नंबर PYQ 44 नंबर का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाला है। और ये CSIR नेट जून 2026 की वीडियो होने वाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड। तो अगर आपको नहीं पता तो आपके इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको कुछ जानकारी बता दूं कि ये जो हमारा सेशन होता है, ये हमारा टारगेट CSIR नेट जून 2026 यानी CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है, इसके अलावा DBT नेट, ICMR, ICR इन सब के एग्ज़ाम को टारगेट लेते हुए ये हमारा सेशन होता है, जिसमें कि अगर आप डेली PYQ नहीं लगा पा रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे, जो कि एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का, तो उसके लिए सेशन है, जिसमें कि हम डेली ज़्यादा नहीं 12 से लेकर 15 क्वेश्चन, ये 12 से 15 मिनट के सेशन को रखते हैं, जिसमें कि हम 6+ क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी डेली प्रैक्टिस बनी हुई होती है और आपको क्वेश्चन का एक देखने का तरीका बदलता है, कि आपको समझ में आता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके का क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। और ये वीडियो आपको डेली प्रोवाइड कर दी जाती है और छोटी वीडियो होती है, जिससे कि आप डेली इसको देख पाएँ। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस एवरीडे सेशन हमारे होते हैं और आपको पता है आपको क्या करना है कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होते हैं, आपको उनके आंसर देने और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। और जो भी अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में दिक्कत होगी, उस कोई भी डाउट होगा, तो हम उसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक छोटे से कोटेशन के साथ अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि लिखा है कि सेलिब्रेट योर मिस्टेक्स, इट मीन्स यू आर लर्निंग। यानी अगर आपकी मिस्टेक आपको दिख रही है और आप उसे मीन्स अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं कि हाँ मैंने ये मिस्टेक करी है और आई होप मैं अगले अटेम्प्ट में ऐसी मिस्टेक नहीं करूँगा, तो इसका मतलब है कि आप कुछ लर्न कर रहे हैं। ये आपकी एक पॉजिटिविटी है कि आप मिस्टेक करने के बाद उससे सीख रहे हैं और उसको लर्न करके अगले बार मिस्टेक ना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे सेलिब्रेट करिए अपनी मिस्टेक को और आगे अपनी अच्छी कोशिश को जारी रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब सेशन को हमारे।
तो अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होंगे और उनके आपको जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है और उसके हम ऑप्शन को भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये CSIR नेट 2025 के दिसंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये डेवलपमेंटल बायो से रिलेटेड ये सब्जेक्ट होने वाला है। एवरी वीक हम डिफरेंट सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन चिक डेवलपमेंट ऑफ विंग फेदर, यानी चिक के डेवलपमेंट में जो विंग फेदर है उसका थाई फेदर एंड क्लॉ जो है डिपेंड करता है एपिथेलियल स्पेसिफिसिटी पे, कन्फर्ड बाय इंडक्शन फ्रॉम मेसेनकाइमल कंपोनेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द डर्मिस, दिस में एट्रीब्यूट टू द। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले उसको समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक कोई चिक का एम्ब्रियो है, अब उसमें क्या हो रहा है कि उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें विंग फेदर बन रहे हैं, थाई फेदर बन रहे हैं, क्लॉ बन रहे हैं, और ये किसकी वजह से बन रहे हैं, ये मेसेनकाइमल, यानी मेसेनकाइमल से मतलब कि डरने की जरूरत नहीं, फियर नहीं है कि मेसेनकाइमल में मेसोडर्म के कंपोनेंट्स हैं और इसमें डिफरेंट सोर्सेस हैं डर्मिस के जिसकी वजह से ये सारे स्ट्रक्चर हमारे बन रहे हैं। तो इसमें क्या चीज़ें एट्रीब्यूट हो रही हैं, ये किस तरीके का इंटरेक्शन या फिर एक्टिवेशन या फिर किस तरीके की चीज़ें हो रही। तो ऑटोक्राइन इंटरेक्शन, रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन, रिसेप्टर एक्टिवेशन बाय हार्मोन्स, इन एक्टिवेशन ऑफ जेनेटिक इंटरेक्शन। तो बात करें किसी एक पार्टिकुलर मेसोडर्म से आपके जो स्ट्रक्चर है, विंग के लिए विंग बन रहा है, थाई के लिए थाई बन रहा है, क्लॉ के लिए क्लॉ बन रहा है, उसके एपिडर्मल सोर्स से। तो ये जो आपका है ये एक पार्टिकुलर रीजन में तो ये डेवलप होंगे विंग, थाई और क्लॉज, तो पार्टिकुलर रीजन में आकर ये डेवलप हो रहे हैं। तो इसमें रीजनल स्पेसिफिसिटी आती है। और इंडक्शन मीन्स ये जो सेल्स वहाँ पे हो रही वो कुछ तरीके के आपके ग्रेडियंट को वहाँ पे फैलाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि उस तरीके का उसी रीजन में उस तरीके का जो डेवलपमेंट है वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हमारा रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन में आएगा ये, बाकी ऑटोक्राइन नहीं होगा। ऑटोक्राइन एक ब्रॉड टर्म में आ जाएगा। रिसेप्टर एक्टिवेशन बाय हार्मोन्स तो ऐसा नहीं हो रहा है, इनएक्टिवेशन ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन रीजनल आपकी स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसका जवाब दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये नेट 2016 के दिसंबर में पूछा गया। सेल टू सेल कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ सेल्स टू रिस्पॉन्ड स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल इज कॉल्ड, यानी यहाँ बोल रहा है कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है किसी भी डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनिज्म के। तो यहाँ पे जो सेल रिस्पॉन्ड करती हैं किसी स्पेसिफिक सिग्नल के लिए, यानी इंडक्शन का मतलब कोई एक सेल होती है वो अपना इफेक्ट दिखाती है दूसरे सेल पे, और ये किस तरीके से दिखाती है, वहाँ पे कुछ दूसरे इफेक्ट को सिग्नल यहाँ पे देती है। सिग्नल क्या होते हैं, जिससे कि पहली पेरेंटल सेल से दूसरे डॉटर सेल में या फिर उसकी कहते हैं नेबरिंग सेल में कुछ जो सिग्नल जाते हैं उसी को क्या कहता है, उसी सिग्नल को हम इंडक्टिव इफेक्ट कह सकते हैं, इंडक्टिव सिग्नल कह सकते हैं, जिससे कि दूसरे जो सेल होगी वहाँ के कुछ कैरेक्टर जो उस रीजन में होंगे वो डेवलप होंगे। तो ऐसा क्या होता है कि जब सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है तो ये क्या होता है कि ये जो स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल पास हो रहा है ये हमारा कॉम्पिटेंस की वजह से होते हैं। कॉम्पिटेंस मतलब क्या, कोई एक सेल अपना सिग्नल इसको देगी और उसको इंडक्टिव सिग्नल कहेंगे, और इसी तरीके के रिस्पॉन्ड को जिसमें कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन देखने को मिलता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंस कहते हैं। रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन को हमने देखा कि वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर उस रीजन में डेवलप हो रहा उसको कहेंगे। जस्टाक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है, इसमें जो सेल होती हैं ये फिजिकल कांटेक्ट में होती हैं। इसमें क्या होगा, सेल टू सेल कम्युनिकेशन तो हो रहा है लेकिन सिग्नल के थ्रू नहीं होता क्योंकि ये डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में होती है। इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन कॉम्पिटेंस होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। इस सेल टू सेल कम्युनिकेशन को ही कॉम्पिटेंस हम कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसका जवाब दीजिएगा। ये सितंबर 2022 में पूछा गया था। यहाँ क्या बोला, इन ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट द एरिया ऑफ प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म फ्रॉम द अर्ली फ्रॉग gastrula was transplanted to a region of newt gastrula distinct to become part of the mouth. The resulting salamander larva had frog-like mouth part. Frog tadpoles occur instead of balancer as observed during the development of wild-type newt embryo. This is an example of. तो यहाँ क्या बोल रहा है, पहले उसको समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे। देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो फ्रॉग था हमारा, एक फ्रॉग है, फ्रॉग का क्या है, अर्ली गैस्ट्रुला है, और गैस्ट्रुला में भी क्या है, हमने माउथ के पार्ट को निकाल लिया। ये फ्रॉग है, फ्रॉग का ये फ्रॉग है आपका, और ये फ्रॉग गैस्ट्रुला में से हमने माउथ पार्ट को निकाल लिया। अब यहाँ पे एक न्यूट है। न्यूट आपका जो होता है, न्यूट आपका एक फिश लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म होता है, ये न्यूट इसको कहते हैं। अब इसमें से क्या किया, इसके गैस्ट्रुला में क्या किया, इसका ये जो गैस्ट्रुला था इसमें जो इसका माउथ वाला पार्ट था जो हमने
फ्रॉग से निकाला था वो माउथ वाले पार्ट के रीजन को हमने न्यूट के गैस्ट्रुला के रीजन में डाल दिया। अब ये किस रीजन में डाला, ऐसे रीजन में डाला जहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, बैलेंसर देखने को मिल रहा है, यानी न्यूट में एक बैलेंसर वाला पोर्शन का जीन कुछ होता होगा, तो उसमें वो वहाँ पे डेवलप होना था, उसके जगह हमने माउथ वाला डेवलप डाल दिया जीन, किसका, फ्रॉग के टेडपोल लार्वा का, या फिर जो यहाँ पे दिया हुआ अर्ली फ्रॉग के गैस्ट्रुला का। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो माउथ वाला पार्ट था, जब इसको हमने बैलेंसर वाले रीजन में डाला न्यूट के, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि बाद में कुछ देखने को डेवलपमेंट किसका मिल रहा है, हमें माउथ का डेवलपमेंट मिल रहा है। किसके माउथ का डेवलपमेंट कहाँ पे देखने को मिल रहा है, हमें न्यूट में देखने को मिल रहा है, किसके, फ्रॉग के माउथ का डेवलपमेंट मिल रहा है देखने को। तो ये जो रिजल्ट शो हो रहा है न्यूट में, ये आपको जो यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, किस चीज़ के लिए हो रहा है, डिटर्मिनेशन कारण? बिल्कुल नहीं, डिटर्मिनेशन के कारण नहीं हो रहा। जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंटरेक्शन, जेनेटिक स्पेसिफिसिटी तो हो रही है, लेकिन ये ब्रॉड टर्म में दे दिया है, इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, तो ये भी नहीं होगा। रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन है रीजनल, क्योंकि माउथ एक रीजन पार्ट है गैस्ट्रुला में, और उसी रीजन के पार्ट को उठा के डाल रहा है, तो यहाँ पे भी उस रीजन मतलब कि उसी चीज़ को उसी जगह पे बना रहा है, तो ये हमारा रीजनल स्पेसिफिसिटी आ जाएगी। ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन आएगा, बट यहाँ पे ऑटोनॉमसली डेवलपमेंट यहाँ पे ब्रॉड टर्म में आ जाएगा, तो इसको भी नहीं मानेंगे। यहाँ पे रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंटरेक्शन को ही हम सही मानेंगे। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, बहुत ही डिटेल मैंने बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी स्क्रीन पे शो होगा, फॉलोइंग आर द सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉर्फोजन ग्रेडियंट एंड सेल स्पेसिफिकेशन। मॉर्फोजन ग्रेडियंट क्या होता है, एक कोई पेरेंटल सेल होती है, उस पर कुछ फैक्टर लगे होते हैं। अब इसके पास जो सेल होती हैं, कई सारी इसके पास कुछ सेल होंगी, तो जो सबसे पास सेल होती है उसके पास ज़्यादा मॉर्फोजन सिग्नल देता है, जो दूर होती है उसके पास कम देता है, जो सबसे लास्ट में होती हैं उसके बाद बिल्कुल नल, यानी नल बिल्कुल कम, एकदम जा ही नहीं पाता सिग्नल, मॉर्फोजन सिग्नल, जिससे कि वो अपने अंदर कुछ कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे मॉर्फोजन ग्रेडियंट समझ में आ जाएगा। इसी को कहते हैं कि सबसे पास ज़्यादा मॉर्फोजन ग्रेडियंट जाएगा, उसके पास कम, उसके पास कम, सबसे दूर जो रहेगी उसके पास सबसे कम आएगा। तो यहाँ बोला फैक्टर ए, मॉर्फोजन्स आर ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। पहला ऑप्शन कह रहा है मॉर्फोजन कैन बी पैराक्राइन फैक्टर दैट आर प्रोड्यूस वन ग्रुप ऑफ सेल्स एंड ट्रैवल टू अनदर पॉपुलेशन ऑफ सेल। ठीक है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ मॉर्फोजन ड्रॉप्स बिलो सर्टेन थ्रेशोल्ड, सेल स्टॉप डिफरेंशिएटिंग एंड नेवर गेट डिटरमाइंड टू अनदर फेट। तो यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है। डी कह रहा है मॉर्फोजन ग्रेडियंट आर इन्वॉल्व इन द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन द विच कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? पहली बात करें मॉर्फोजन और ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तो ये जो ऑप्शन आपका कह रहा है, ये ऑप्शन आपका गलत कह रहा है। मॉर्फोजन जो होते हैं हमेशा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का रोल नहीं प्ले करते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन हम काट देंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि मॉर्फोजन आर पैराक्राइन फैक्टर दैट आर प्रोड्यूस वन ग्रुप ऑफ सेल एंड ट्रैवल टू अनदर पॉपुलेशन ऑफ सेल। बिल्कुल सही कह रहा है। मॉर्फोजन जो होते हैं वो एक पैराक्राइन फैक्टर की तरह रोल करते हैं, यानी रोल ये प्ले करते हैं कि अपनी सेल को पहुंचाते हैं मॉर्फोजन, उसके थ्रू सिग्नल पास करते हैं, फिर उसके थ्रू पास करते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ मॉर्फोजन ड्रॉप्स बिलो सर्टेन थ्रेशोल्ड, सेल स्टॉप डिफरेंशिएटिंग, बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन यहाँ पे साथ साथ कह रहा है अगर सेल डिफरेंशिएशन बंद कर देती हैं तो वो उसके पास जो नॉर्मल फेट होता है उसको वो शो करती हैं, लेकिन यहाँ बोला नेवर गेट डिटरमाइंड अनदर फेट, तो ये इसी नेवर की वजह से ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी में कह रहा है मॉर्फोजन ग्रेडियंट आर इन्वॉल्व इन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, बिल्कुल सही कह रहा है। कंडीशन यहाँ पे है तभी तो यहाँ पे पहुंच रहा है। अगर जो कंडीशन मतलब यहाँ पास की एक कंडीशन है, यहाँ पे एक दूर की कंडीशन है, तो जो पास है उसके पास ज़्यादा पहुंचा, जो दूर है उसके पास कम पहुंच रहा, तो ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन हो गया। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा, तो बी और डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बी एंड डी। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन ही समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, उसका जवाब दीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सितंबर 2016 में पूछा गया। सर्टेन प्रोटीन ऑफ mRNA दैट आर रीजनली लोकलाइज्ड विद इन द अनफर्टिलाइज्ड रेगुलेट डेवलपमेंट आर कॉल्ड, यानी कुछ प्रोटीन के mRNA हैं वो रीजनली मतलब किसी रीजन में हैं अनफर्टिलाइज एग में, तो इसमें डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। तो पहली बात तो बता दें, कोई अनफर्टिलाइज एग है और उसमें कोई mRNA या फिर किसी भी तरीके का प्रोटीन है, वो किसी रीजन में रह रहा है, तो उसमें क्या होता है, वो आपका साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स में आता है। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट यानी सीडी जिसे कहते हैं, यानी उसके अंदर जो डिवाइड होगा, जो भी उसके अंदर चीज़ें होंगी साइटोप्लाज्म, वो डिवाइड किसके थ्रू होगा। पहली बात तो ये मैटरनल होता है साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट, क्योंकि स्पर्म से तो कुछ आता नहीं साइटोप्लाज्म, तो ये मैटरनल होता है। दूसरी बात इसे साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, जो आगे चल के डेवलपमेंट में, एम्ब्रियो बनने में और साथ ही साथ ग्रेस्टुला डिफरेंट फेज जो होती है उनको बनने में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सबसे सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, उसका जवाब दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लेकिन बहुत सिंपल इसका आंसर होगा। व्हेन द 4 ब्लास्टोमिल, ये आपके पार्ट सी का क्वेश्चन है, व्हेन 4 ब्लास्टोमिल पेयर द 8 सेल स्टेज ऑफ ट्यूनिकेट एम्ब्रियो आर डिसोसिएटेड, ईच फॉर्म ऑफ मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इट वुड हैव फॉर्म्ड एंड रिमेन द एम्ब्रियो, हाउएवर द नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम गेट स्पेसिफाइड ओनली इफ डिफरेंट ब्लास्टोमियर गेट चांस टू इंटरेक्ट, गिवन बिलो सर्टन इंटरप्रिटेशन दिया गया है फॉर्मुलेटेड फ्रॉम द अबव रिजल्ट। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि 4 ब्लास्टोमियर थे, 4 ब्लास्टोमियर का मतलब कि कोई आपका ब्लास्टोमियर की स्टेज है, उसमें क्या हो रहा है कि आपकी 8 सेल स्टेज है, ये आपका कोई ब्लास्टोमियर है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 8 सेल स्टेज है, यहाँ पे 8 सेल स्टेज इसको बताया गया। अब ये क्या कह रहा है कि अगर ये नॉर्मल कंडीशन में, यहाँ पे सिंपल बिल्कुल है नॉर्मल कंडीशन में, तो ये अगर नॉर्मल कंडीशन में क्या कर रही है कि आपका जो इसका फेट है, जो चीज़ इसको बनाना है वो चीज़ ये एम्ब्रियो बना रही है, वो चीज़ ये बनाएगा, ठीक ना। नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में आपका क्या कर रहा है, जो भी इसका फेट होगा वो इसको फॉर्म करेगा, ठीक ना। लेकिन अगर इसको हम दूसरे किसी ब्लास्टूला के साथ क्या कर दें, अटैच कर दें, ब्लास्टूला के साथ अटैच कर देने पे ये हमारा क्या बना रहा है, ये हमारा नोटोकॉर्ड बना रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम बना रहा है। अगर ये डिफरेंट ब्लास्टोमियर के साथ इंटरेक्ट करता है तो नोटोकॉर्ड बना रहा है एंड देन हमारा क्या बना रहा है, नर्वस सिस्टम बना रहा है। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि नॉर्मल कंडीशन में जो ब्लास्टूला है ये आपका नॉर्मल फेट फॉलो करेगा, जो भी इसको बनाना अपना बनाएगा, और लेकिन अगर दूसरे किसी ब्लास्टूला के साथ इंटरेक्ट करता है तो नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम बताना है। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछ रहा है। देखिए पहली बात तो जब ये नॉर्मल फेट बना रहा है तो ये इसका एक ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन है, मतलब कि इसमें इसको जो भी इसका रोल है, जो भी इसका अंदर फेट है, जो भी इसको बनाना है वो इसको ऑटोनॉमसली फॉलो करेगा जब नॉर्मल कंडीशन आएगी। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है ईच पेयर ऑफ ब्लास्टोमियर फॉर्मिंग इस रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर इंडिकेट ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, बिल्कुल सही ऑप्शन कह रहा है कि जो भी इस नॉर्मल ब्लास्टूला का फेस है ये अपना उसको फॉलो करेगा, इसी को हम ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन कहते हैं, ये आपने डिफिनेशन में पढ़ा होगा। सेकंड कह रहा है ईच पेयर ऑफ ब्लास्टोमियर फॉर्मिंग रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, इंडिकेट कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। क्यों कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, जब वो खुद का ही फेट फॉलो कर रहा है, जो उसका फेट है, तो वहाँ पे कंडीशन क्या आई है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। द नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम, अब जो नोटोकॉर्ड नर्वस सिस्टम बन रहा था जो किसी भी दूसरे ब्लास्टूला के अटैच में आने के कारण बन रहा था, तो उसके लिए स्टेटमेंट दे रहा है नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम जो बन रहे हैं इंडिकेट द ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, बिल्कुल गलत कह रहा है। पहली बात तो ये इसका नॉर्मल फेट नहीं है जो कि ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन कहलाता, क्योंकि ये हमें कंडीशन दे रहे हैं कि ये ब्लास्टोमियर आके दूसरे ब्लास्टोमियर से अटैच कर रहा है, तो ये कंडीशन दी गई है ना, तो यहाँ पे ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन कह दिया, ये गलत है। नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम जो होंगे ये इनका डेवलपमेंट क्या कराएगा, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कहलाएगा, यानी कंडीशन ये दी गई कि अगर दूसरा ब्लास्टूला आके अटैच करेगा तभी हम मानेंगे कि ये नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट हमारा क्या हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, अटैच नहीं होता, तो अपना नॉर्मल फेट मतलब कि गेन करेगा ये जो ब्लास्टूला है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, जिसमें कि पहला जो नॉर्मल फेट है वो ऑटोनॉमस कंडीशन में आएगा और जो डी वाला है उसमें कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में आएगा जहाँ पे नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम फॉलो हो रहा है। तो ए एंड डी वाला ऑप्शन हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि शायद टेस्टिंग डिफ़िकल्टी हो गई है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी वाला हमारा सबसे सही माना जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा। आई थिंक ये लास्ट स्लाइड थी हमारी, ठीक है। तो थैंक यू। लास्ट में आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं या फिर आपकी बिल्कुल भी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है इस सेशन से, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही एक मोटिवेशन का सोर्स है। क्योंकि आजकल कोई भी हायर एजुकेशन में जाना नहीं चाहता है, और तो मैं इसीलिए चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो को हम कंटिन्यू रख पाएँ इस सीरीज़ को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि एक मोटिवेशन साथ साथ मिलता है। अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो। और कोई भी डाउट हो या फिर किसी भी तरीके का, मेरे हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें टेलीग्राम पर ही मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। काफ़ी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ डिफरेंट यूजी पीजी एंड CSIR से रिलेटेड, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं आप। एंड थैंक यू। लास्ट में आपसे यही कहूँगा, यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल के सेशन में डिफरेंट क्वेश्चन के साथ, सेम टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड सभी को टेक केयर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो ऑफ टारगेट सीरीज CSIR नेट जून 2026। ये हमारी टारगेट सीरीज CSIR नेट जून 2026 की जून 2026 की जो अभी अटैम्प्ट आपका आने वाला है उसकी एक बेहतरीन PYQ सीरीज़ है, जिसका कि PYQ नंबर 45 हमारा चल रहा है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बस थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये वीडियो सीरीज़ हमारी छोटी छोटी शॉर्ट सीरीज़ होती हैं, जो कि डेली हर वीक के हर डेली
हर दिन आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, बहुत छोटी छोटी होती है, लगभग 15 से 16 मिनट की, जिसको आप दिन में कभी भी टाइम निकाल के देख सकते हैं। साथ ही साथ इस पूरे पीवाईक्यू सीरीज में पार्ट बी एंड पार्ट सी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ और आप अपने आंसर को देखते हैं कि कितने हद तक सही हुआ है। साथ ही साथ हम प्रैक्टिस एवरीडे इस सीरीज़ को हम डेली ले आते हैं, जिससे कि आपकी डेली हेल्प होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने की और पेपर के पैटर्न को जानने की। तो आपको पता है कि आपको क्या करना रहता है इस सीरीज़ में। आपको इस सीरीज़ में क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं और कमेंट बॉक्स में आपको टोटल बताना होता है कितना आपका आंसर सही हुआ, और बाद में अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत होती है उससे हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम अपना पीवाईक्यू सीरीज़ एक छोटे से मोटिवेशनल कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर आपके शो हो रहा है कि लिखा क्या हुआ है, पहले समझते हैं। लेस इज़ मोर, यानी थोड़ा सा ही लें लेकिन वो ज़्यादा आपके लिए होता है, क्योंकि जैसे कि ये सीरीज़ के बारे में ये डिफ़ाइन करता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन हम डेली अगर करेंगे तो हम ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे। लेकिन अगर आप उसकी जगह कई सारे क्वेश्चन एक ही दिन में टारगेट करके चलेंगे तो आप उसको कर तो लेंगे, लेकिन उसके अगले दिन आपका मोटिवेशन बिल्कुल चला जाएगा, आप बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे, और जो आप एक दिन में इतने सारे क्वेश्चन को रट के या फिर दे के किसी भी तरीके से करेंगे वो भी आप भूल जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके डेली आप करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर शो होंगे। सबसे पहले हम पार्ट बी के क्वेश्चन को लेके चलेंगे। तो ये हमारा पार्ट सी का क्वेश्चन है, एक पहला स्लाइड में आ गया। चलिए कोई नहीं, पहले इसको डिस्कस करते हैं। गिवन द सर्टेन फैक्ट्स विच डिफाइन द डिटर्मिनेशन ऑफ अ डेवलपिंग एम्ब्रियो। डिटर्मिनेशन आपको पता है कि जो डेवलपमेंटल बायो का सब्जेक्ट है, तो हर वीक हम डिफरेंट सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं। डिटर्मिनेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो आपकी कोई भी सेल है, कोई भी डेवलपिंग सेल है, उसने अपना फेट क्या है डिटरमाइंड कर लिया है, बस जान लिया है कि अब उसको यही चीज़ बनना है। तो उसके लिए कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं और जो बेस्ट डिफाइंड स्टेटमेंट है उसे हमें बतानी है यहाँ पे। किसके बारे में? डिटर्मिनेशन के बारे में। तो यहाँ क्या कह रहा है पहले उसको समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को हम पढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है सेल हैव मेड अ कमिटमेंट टू अ डिफरेंशिएशन प्रोग्राम, यानी सेल ने कमिटमेंट कर दी है कि हाँ अब मैं यही चीज़ बनूंगी। तो आपको पता है कि डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि जो भी डेवलपिंग सेल होती है वो क्या कर देती है, एक कमिटमेंट कर देती है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो अ फेज वेयर स्पेसिफिक बायोकेमिकल एक्शन अकर्स इन एम्ब्रियोनिक सेल। तो ऐसा फेज जिसमें कि एक स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है एम्ब्रियोनिक सेल में, तो ये तो होता ही है। लेकिन यहाँ पे बायोकेमिकल एक्शन कोई फैक्टर एक्स की बात कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। द सेल कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू अ डिफरेंशिएशन सिग्नल। तो कह रहा है सेल जो होती है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती डिफरेंशिएशन सिग्नल की बात। तो ये तो दो कंडीशन में हो गया कि आपका पहली तो ऐसी स्टेज जो कि प्री एम्ब्रियो स्टेज होगी, अर्ली एम्ब्रियो स्टेज, तो उसमें तो चलिए मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन सिग्नल के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। लेकिन अगर लेट एम्ब्रियो सिग्नल की बात करें जहाँ की वो डिटर्मिनेशन हो गई है, लेकिन उस फेट जो डिटर्मिनेशन के बाद जो फेट डिसाइड किया उसने, उसके लिए तो डिफरेंशिएशन सिग्नल जो मिलेगा उसको तो रिस्पॉन्ड करेगी उसके लिए, तभी तो वो अपना फेट गेन कर पाएगी। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन के लिए ऑप्शन गलत कर दिया और CSIR ने अपने आंसर की में भी इस ऑप्शन को गलत ठहराया। अ फेज वेयर इंडक्टिव सिग्नल ट्रिगर्स सेल डिफरेंशिएशन, नहीं ये नहीं होगा, डिफरेंशिएशन नहीं करेगी, किसी भी इंडक्टिव सिग्नल के लिए रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ शायद ये गलत बन गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सबसे सही माना जाएगा, ओनली ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसका जवाब दीजिएगा। यहाँ क्या बोल रहा है कि इन सी एलिगेंस lateral inhibition between PNP cell during vulva development is mediated by। तो अगर आपने पढ़ा हो सी एलिगेंस का जो वॉल्वा डेवलपमेंट होता है लैटरल इनहिबिशन, तो उसमें क्या होता है कि कौन सा इसमें किसके फैक्टर कारण होता है। तो यहाँ पे जो होता है LIN12 नॉच सिग्नलिंग जो होती है इसके थ्रू होता है। LIN12 नॉच सिग्नलिंग जो होती है ये डेल्टा नॉच सिग्नलिंग होती है, जो कि एक एडजेसेंट सेल में देखने को मिलती है। और इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो कि प्राइमरी आपका कह सकते हैं सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो दूसरे उसके नेबरिंग सेल होती हैं उनको प्राइमरी नहीं बनने देती, वहाँ पे उनको सेकेंडरी बनने के लिए प्रमोट करती हैं। तो यहाँ पे इसलिए LIN12 नॉच सिग्नलिंग होगी, यहाँ पे लिन AGF सिग्नलिंग नहीं होगी। WNT पाथवे एक सिग्नलिंग पाथवे है, और यहाँ पे जैसा कि डेल्टा नॉच सिग्नलिंग हो रही है WNT पाथवे नहीं होगा। सोनिक हेडजहॉग सिग्नलिंग जो होती है ये जो सिग्नलिंग होती है ये किसी भी मतलब कि डेवलपमेंट के लिए, किसी भी ऑर्गन डेवलपमेंट के टाइम पे होती है, जैसे कि आपके आई के डेवलपमेंट के टाइम पे, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर ए सबसे सही होगा। अगला बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन्स इज क्रिटिकली फॉर स्पेसिफाइंग जर्म लाइन फेट इन द पी लीनिएज ऑफ सी एलिगेंस, यानी सी एलिगेंस में जो जर्म लाइन फेट होता है उसके लिए कौन सी यहाँ पे आपका जीन रिस्पॉन्सिबल है, GLP1, PAR3, PAI1 एंड LIN12। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 के ए में अगर देख रहे हैं तो GLP1 जो होता है ये आपका क्या होता है कि ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन सही आंसर अगर बात करें तो PAI1 यहाँ पे होगा। PAI1 क्या होता है, ये आपका डिफरेंट जर्म लाइन सेल को कह सकते हैं कि स्पर्म बनाने वाले सेल को ये बनाने की कोशिश करता है, जिसमें कि आपके P0, P1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आती हैं। इसके अलावा जो आपका LIN12 होता है, LIN12 जो ये होता है ये आपका कह सकते हैं एक्सिस को डिटरमाइन करने के लिए होता है कि एंटीरियर एक्सिस क्या बनेगा, सी एलिगेंस का पोस्टीरियर पार्ट कौन सा बनेगा। PAR3 की बात करें तो PAR3 आपका ये भी आपका डॉर्सल और उसके लिए शायद यूज़ होता है। GLP1 की बात करें तो ये आपका सोमैटिक सेल के डिफ्रेंशिएशन में वर्क करता है, एपिडर्मल लेयर के लिए वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे जो PAI1 होगा ये मेन स्पेसिफाइंग फंक्शन परफॉर्म करता है जर्मिनल फेट के लिए। मीन्स यही बताता है कि ये यहाँ पे एपिडर्मल ग्रोथ नहीं होगी, इस जगह पे जर्म लाइन ग्रोथ होगी और यहाँ पे क्या बनेगा, स्पर्म को बनाने वाली सेल्स बनेंगी। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया कि यहाँ पे जर्म लाइन फेट कौन परफॉर्म करेगा, PAI1 सेल्स पर आपका परफॉर्म करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे होगा, उसका जवाब दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द सी एलिगेंस एम्ब्रो असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार प्रोटीन्स ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लीवेज इज इम्पोर्टेंट फॉर, यानी जो आपका एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है सी एलिगेंस में वो किस लिए होता है, वो चीज़ यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जो आपका ये जो सी एलिगेंस होता है ना, इसमें एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि यानी स्टेम सेल बनती हैं, उसके अलावा दूसरी सेल बनती हैं जो अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं, मतलब हर एक स्टेज में आपकी स्टेम सेल रखी जाती हैं, तो उसी को एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कहा जाता है। और ये बेसिकली इसमें एक और होता है चीज़ कि आपका P1 एंड P2 इस तरह की सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये आपका एंटीरियर साइड पे आ जाती हैं और कुछ सेल्स आपकी पोस्टीरियर साइड पे चली जाती हैं। यानी अगर ये कोई एक सी एलिगेंस है मान लीजिए, तो यहाँ पे इसके एंटीरियर यानी हेड रीजन पे आपकी कुछ सेल्स आ जाएंगी, कुछ सेल इसके पोस्टीरियर रीजन पे चले जाएंगे, तो इसी को एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये आपका बेसिकली किसके लिए होता है, स्टेबलिशिंग एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी के लिए होता है एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। गैस्ट्रुलेशन के लिए नहीं होता, ये गैस्ट्रुलेशन से पहले की वर्किंग प्रोसीजर है। एपोप्टोसिस यानी सेल डेथ ये भी नहीं होता है। नॉस सिग्नलिंग इसमें नहीं देखी जाती, ये एक सिग्नलिंग का वो फंक्शन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्नली सेंटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलिशिंग एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ऑफ अ टेट्रापोड लिम्ब। तो यानी टेट्रापोड का जो लिम्ब होता है उसके लिए यहाँ पे कौन सी सिग्नलिंग आपकी रिस्पॉन्सिबल है वो बोल रहा है। ऑप्शन को पहले देखते हैं हम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका कह रहा है, ये आपका AER जो है ये आपका एंटीरियर रीजन को बनाने के लिए वर्क करता है। साथ ही साथ ZPA की बात करें तो इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्सिस, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्सिस आपका ये होता है। यानी यही जो होता है आपका ये क्या करता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस को बनाने में वर्क करता है ZPA। विंट ए डोमेन जो होता है ये आपका क्या करता है, डॉर्सल और वेंट्रल साइड को बनाने में हेल्प सिग्नलिंग करता है। BMP जोन भी इसका आंसर नहीं होगा, AER भी आप इसका आंसर नहीं होगा, इसका JPA आंसर होगा जो कि जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्सिस होता है। यही आपका क्या करता है, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट को बनाने के लिए सिग्नलिंग करता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे होगा, उसका जवाब दीजिएगा। यहाँ क्या कह रहा है, द फेट ऑफ अ सेल टिश्यू स्पेसिफाइड व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनॉमसली ऑन बीइंग प्लेस्ड इन न्यूट्रल एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू डेवलपिंग पाथवे एंड एम्ब्रियो विल शो द डेवलपमेंट पैटर्न बेस्ड ऑन इट्स स्पेसिफिकेशन। और कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा वो बताना। यहाँ क्या कह रहा है पहले उसको समझते हैं। यहाँ पे कोई एक फेट किसी सेल का था, डेवलपिंग एम्ब्रियो का कह सकते हैं। तो उसमें क्या किया कि ये कुछ सेल को निकाल के बाहर न्यूट्रल इन्वायरमेंट में रख दिया और वहाँ पे क्या कह दिया है कि ये सेल अब किस तरीके से ऑटोनॉमस डेवलपमेंट खुद से डेवलपमेंट कर रही है या फिर किस भी तरीके से डेवलपमेंट कर रही है उसको हमें बताना है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है इक्वल टू इट्स नॉर्मल फेट एंड रेगुलेटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ क्या कह रहा है उसको समझते हैं।
तो यहाँ पे जो सेल इस ऑप्शन में कह रहा है, जो सेल हमने निकाल के यहाँ पे रखी थी उसमें क्या हुआ कि वो अर्ली सेल थी पहली बात तो, क्योंकि एम्ब्रियोस निकाल के रखी गई थी। अब ये जो ऑटोनॉमसली पहले अर्ली सेल थी यहाँ पे, ये अर्ली सेल क्या कर रही हैं, इनका जो डेवलपमेंट होगा वो पहली बात तो अपने से स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने से स्टार्ट हो जाएगा तो चाहे यहाँ पे रहें चाहे ये बाहर निकाल के रख दें, ये खुद से अपना ग्रोथ करके अपना बना लेंगी प्रॉपर ऑर्गन। तो यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है इक्वल टू इट्स नॉर्मल फिट, ठीक है नॉर्मल फिट रहेगा, रेगुलेटिव डेवलपमेंट होगा एंड आपका कॉन्ड ईयर की ये मिस टाइपिंग हो गई है। तो यहाँ पे पहली बात तो जो सेल को हमने रख दिया न्यूट्रल इन्वायरमेंट में, ये ग्रेटर फेट शो करेंगी यानी अपने से डेवलप होने लगेंगे। तो यहाँ पे ये पहली बात तो जब न्यूट्रल इन्वायरमेंट में रख दे रहे हैं तो ये ग्रेटर फेट यहाँ पे शो कर रही हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है नॉर्मल फेट जो इक्वल टू नॉर्मल फेट इन रेगुलेटरी डेवलपमेंट, तो यहाँ पे रेगुलेटरी डेवलपमेंट में नॉर्मल फेट नहीं शो करेंगे, ये ग्रेटर देन इट्स नॉर्मल फेट इन रेगुलेटरी डेवलपमेंट। रेगुलेटरी डेवलपमेंट मतलब ऑटोनॉमसली ये अपने आप खुद से डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि ये इनको अर्ली स्टेज में रख दिया है और इनको अभी अपना मतलब फेट नहीं पता है, तो ये अपना पूरा ऑर्गन बनाने के लिए डेवलप करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है इक्वल टू नॉर्मल फेट इन मोज़ैक डेवलपमेंट। मोज़ैक डेवलपमेंट क्या होता है कि जब ये सेल थोड़ा बड़ी हो जाएंगी, ग्रो कर लेंगी, तो ग्रो करने के बाद क्या होता है इनका फेट पता चल जाता है। तो जब फेट पता चल जाता है तो जो जिस सेल का काम होगा वो अपना काम उसी तरीके से करेगी, बिना हाई या लो ग्रोथ करे हुए नॉर्मल ग्रोथ करेगी, इक्वल टू नॉर्मल फेट इन मोज़ैक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ग्रेटर देन इन नॉर्मल फेट इन मोज़ैक डेवलपमेंट। मोज़ैक डेवलपमेंट में हमेशा जो नॉर्मल फेट होता है उसी को सेल फॉलो करती हैं, किसी तरीके का हाइयर या लोअर ग्रोथ नहीं शो करती हैं। तो जो फेट रहेगा वही फॉलो करेंगे। तो बी और सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सबसे सही माना जाएगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो वापस से रिवर्स करके देख लीजिएगा, और हम अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये सब पार्ट सी के क्वेश्चन है। When the prospective neurons of an early gastrula of a frog were transplanted into prospective epidermis region, the donor cell differentiated into epidermis. However, when a similar experiment was done in late gastrula of frog, the prospective neuron developed into neurons only. These observations could possibly explained by following phenomena. तो पहले इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए पहले यहाँ पे अर्ली गैस्ट्रूला से, यहाँ पे हमने क्या किया, अर्ली गैस्ट्रूला से कुछ निकाला सेल्स और उनको जब हमने डेवलप करवाया यहाँ पे, तो ये क्या कर रही हैं, इनको एपिडर्मिस रीजन में इन्होंने डेवलप करवाया। तो मतलब कि ये कोई एनिमल होगा, उसका यहाँ पे एपिडर्मल सेल होंगी। तो यहाँ पे जो सेल निकाली गई थी उसको एपिडर्मल सेल दूसरे डोनर जो था, सॉरी एक्सेप्टर जो था, वहाँ के हमने एपिडर्मल रीजन में डाला। तो वो जो ये सेल थी ये भी क्या बनाने लगी, एपिडर्मिस बनाने लगी इसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन बाद में हमने क्या किया, लेट गैस्ट्रूला को हमने लिया और लेट गैस्ट्रूला को सेम एनिमल में हमने डाला, मतलब कि सेम एनिमल में हमने उसकी सेल्स को डाला, लेट गैस्ट्रूला सेल को। तो इनका यहाँ पे फेट क्या था, इनका यहाँ फेट था न्यूरॉन बनाने का, और यहाँ पे हमने डाला तो ये न्यूरॉन बनाने लगी, जबकि इनको एपिडर्मल रीजन में डाला गया। तो एपिडर्मल बनाना चाहिए था, लेकिन हमको यहाँ क्या समझ में आया कि लेट गैस्ट्रूला था, यानी उसको मोज़ैक डेवलपमेंट था, उसका फेट पता चल गया था लेट गैस्ट्रूला में। यानी यहाँ पे सेल को उसका क्या पता चल गया था, फेट पता चल गया। यानी ये जो सेल डाली गई थी इनको इनका क्या पता चल गया था, फेट पता चल गया। तो इस वजह से क्या बनाया इन्होंने, जो न्यूरॉन बना रही थी यहाँ पे वही न्यूरॉन इन्होंने यहाँ बनाया। लेकिन यहाँ पे क्या किया, अर्ली गैस्ट्रूला में इनको इसका फेट नहीं पता था इन सेल को, तो इन्होंने जहाँ जिस रीजन में डाला गया वहाँ पे ये ऑटोनॉमसली डेवलप करी उनके कंडीशन के हिसाब से, और इन्होंने क्या बनाया यहाँ पे, एपिडर्मल बनाया। तो उसी तरह यहाँ ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन का द अर्ली गैस्ट्रूला शो कंडीशनल डेवलपमेंट वेयर लेट गैस्ट्रूला शो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, द अर्ली गैस्ट्रूला शो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट वेयर द लेट गैस्ट्रूला शो कंडीशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे तो हम शुरू के ही ऑप्शन को ए और बी को पढ़ने से पता चल जा रहा है। पहली बात तो मैंने बोला अर्ली डेवलपमेंट की जो सेल थी उनको कंडीशन दी गई, तो उनको तो उनका फेट पता नहीं था, तो उनके जो कंडीशन मिली उनके हिसाब से डेवलप कर दिया। तो अर्ली गैस्ट्रूला सो कंडीशनल डेवलपमेंट, तो उन्होंने कंडीशन के हिसाब डेवलपमेंट किया। लेकिन लेट गैस्ट्रूला ने क्या किया, ऑटोनॉमसली डेवलपमेंट किया, क्योंकि उन्हें उनका फेट पता था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जा रहा है। तो ए सही हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम एलिमिनेट कर लेते हैं। तो 4 वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ए सही है तो ए इसमें था नहीं। सेकंड बी वाला होगा नहीं, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे A1 वाले में कह रहा है, तो बी भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा डी एंड सी। डी सी में देख लेते हैं, द प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन्स, यानी आपके बी वाले की बात कर रहा है, फ्रॉम द अर्ली गैस्ट्रूला आर ओनली स्पेसिफाइड वेयर दोज फ्रॉम द लेट गैस्ट्रूला आर डिटरमाइंड। तो स्पेसिफाइड क्या बोल रहा है, तो स्पेसिफाइड का मतलब होता है जो स्पेसिफाइड सेल होती है ना, वो अपना क्या करती हैं कि वो अपना फेट चेंज कर सकती हैं, लेकिन जो डिटरमाइंड सेल होती हैं वो नहीं चेंज करती हैं। तो वही चीज़ यहाँ कह रहे हैं, द प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन्स फ्रॉम अर्ली गैस्ट्रूला आर ओनली स्पेसिफाइड। जो अर्ली गैस्ट्रूला की न्यूरॉन्स वाली सेल थी जिन्हें
जिनके एपिडर्मल रीजन में डालने पे एपिडर्मल ग्रोथ हो रही, उन्हें वो केवल स्पेसिफाइड सेल थी, जिसकी वजह से क्या किया उन्होंने अपना मतलब कि बिहेवियर फेट चेंज कर लिया और एपिडर्मल बनाया। लेकिन जो लेट गैस्ट्रुला के न्यूरॉन वाली सेल थी वो क्या कहती थी, डिटरमाइंड थी, इसीलिए उन्होंने अपना फेट नहीं चेंज किया और न्यूरॉन डेवलपमेंट किया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, द प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन फ्रॉम अर्ली गैस्ट्रुला डिटरमाइंड, गलत बोल रहा है। न्यूरॉन अर्ली गैस्ट्रुला की सेल डिटरमाइंड नहीं थी, वो केवल स्पेसिफाइड थी। ये ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एंड सी सबसे सही ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड एंड ये क्या हो जाएगा थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे ए एंड सी यहाँ पे सबसे सही माना जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड सही माना जाएगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और शायद ये आज हमारी यहाँ पे लास्ट स्लाइड थी, और हाँ यहाँ पे ये लास्ट स्लाइड थी। थैंक यू, आपसे मिलते हैं अब कल के सेशन में। लास्ट में आपसे बस इतना ही बोलूँगा, प्लीज़ अगर आप यहाँ तक बने तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, यही एक मोटिवेशन देता है हमें डेली वीडियो बनाने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा वीडियो को हमारे, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। कोई भी नोट्स मेरी हैंड रिटन जैसी भी होती है वो सारी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है, और सारी जो भी बुक्स नोट्स और अदर नोट्स जो होती हैं वो सारी टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, तो यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए, यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के और न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर से ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सभी को टेक केयर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो होने वाला है टारगेट CSIR नेट लाइफ साइंस जून 2026 का, जो कि हमारा जून में इसका फॉर्म आ भी चुका है और शायद लास्ट डेट भी चली गई है, अब करेक्शन विंडो शायद ओपन होगी। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला, जिसमें कि PYQ सीरीज़ का ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला। आज का दिन जो हमारा PYQ का है वो 46 नंबर का PYQ है, जो हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही आपको एक चीज़ बता दूं कि ये हमारा जो वीडियो होता है ये CSIR नेट से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड खासकर ये वीडियो होता है, जिसमें कि अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो ये बेसिकली आपके लिए यही है कि डेली कंटिन्यूस बेसिस पे आप एवरीडे प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको एक पैटर्न पता चलता रहे, क्वेश्चन को डेली सॉल्व करने का आइडिया लगता रहे। एवरीडे ये PYQ अपलोड होते हैं, आपको डेली मॉर्निंग में नोटिफिकेशन आ जाता है, वहाँ से आप देख सकते हैं डाउनलोड करके, चाहे तो वीडियो ऑनलाइन देख सकते हैं। और ये छोटे छोटे सेशन होते हैं, जिससे कि एक लॉन्ग फॉर्मेट में अगर वीडियो बन जाए तो वो आधी से ज़्यादा चीज़ें दिमाग से उड़ जाती हैं, लेकिन छोटे छोटे चीज़ों को जब हम करके डेली करते हैं तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा दिन तक रहती है। तो इसीलिए ये छोटी छोटी वीडियो होती हैं, और इसमें कई सारे क्वेश्चन को हम बेसिकली डेप्थ में डिस्कस करते हैं ऑप्शन के साथ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल को लाइक जरूर से करते हुए चलेगा, यही एक मोटिवेशन का हमारे लिए सोर्स होता है। आपको पता है आपको क्या करना हो रहता है, आपको वीडियो पे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होते हैं और आपको जवाब देने होते हैं, जिससे कि आपके नंबर बनते हैं और आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नंबर आपके जितने बनते हैं। और कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप डाउट को भी सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को छोटे से कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है क्या, यू ट्राइड दैट व्हाट्स मैटर, मीन्स आपने ट्राई किया। आप बहुत से लोग इस वीडियो तक आएंगे, देखेंगे भी और चले भी जाएंगे, कुछ शुरुआत तक देखेंगे, कुछ आखिरी तक बने रहेंगे। लेकिन मैटर क्या करता है, आपने ट्राई किया है, आप एफर्ट डाल रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया तो फिर इतना बस किया कि आपने उस क्वेश्चन को देखा, उससे रिलेटेड ऑप्शन भी अगर आपको नहीं पता है तो आपने मेरे दिए हुए एक्सप्लेनेशन को सुना, जिससे कि आपको पता चल रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। और एट द एंड आपने ट्राई किया है, यही मैटर करेगा और आपको लोगों से ये अलग करेगा और आखिरी में जाके आपको सक्सेस भी दिलवाने का काम करेगा। तो चलिए, आज का ये मोटिवेशन एक कोट था आपके लिए। अब आपकी स्क्रीन पे एक एक करके क्वेश्चंस होंगे, आपको उनके जवाब देने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डेवलपमेंटल बायो से रिलेटेड ये हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट वीक हम डिफरेंट सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं, हर वीक हम डिफरेंट सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ माइक्रोमियर्स टू द एनिमल पोर ऑफ सी अर्चिन एम्ब्रियो विल। माइक्रोमियर्स जो होता है ये आपके सी अर्चिन के डेवलपिंग एम्ब्रियो में हमें देखने को मिलता है, पहली चीज़। अब ये जो माइक्रोमियर्स होता है ये क्या करता है, ये आपका जो एम्ब्रियो होता है सी अर्चिन का, उसमें आपका क्या करता है, गट का फॉर्मेशन करवाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि ये सी अर्चिन एम्ब्रियो में ये अगर ट्रांसप्लांटेशन कर दें, माइक्रोमियर्स का ट्रांसप्लांट कर दें, ला दिया जाए उसको, मतलब कि डाल दिया जाए दूसरी जगह पे, तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा माइक्रोमियर्स, ये तो नहीं होगा। इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी गट
आर्केट्रॉन। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा। ये जहाँ पे भी जाएगा उस जगह पे क्या करेगा, पहली बात तो ये एम्ब्रियो का है और इसको अगर दूसरे एनिमल में ट्रांसप्लांट करेंगे सेम स्पीसीज में तो वहाँ जाके ये सेकेंडरी गट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लीड टू नो चेंज, नहीं ऐसा नहीं होगा। डिसरप्शन एक्टोडर्मल डिफरेंशिएशन, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सबसे सही आंसर माना जाएगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रेटेड बाय माइक्रोमियर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग वेजिटल फेट्स इन सी अर्चिन। ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। अब ये क्या कह रहा है, ये जो माइक्रोमियर्स था इसको जब हम दूसरे एम्ब्रियो में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो ये जाके वहाँ पे गट के फॉर्मेशन के लिए कौन सी सिग्नलिंग करेगा। मतलब कि आपने सिग्नलिंग डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो सिग्नलिंग एक मतलब कि रिएक्शन होती है, एक केमिकल प्रोसीजर होता है जिससे कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं डिफरेंट ऑर्गन का। तो वही चीज़ कह रहा है कि ये जो माइक्रोमियर्स को हम दूसरे एम्ब्रियो में डाल रहे हैं तो वहाँ गट फॉर्मेशन करने में ये कौन सी सिग्नलिंग प्ले करेगा, रोल प्ले करेगा। तो पहला बोल रहा Wnt8, BMP2, नोडल एंड डेल्टा। बात करें यहाँ पे कौन सा सिग्नल फॉर्म करेगा तो ये फॉर्म करेगा Wnt8। Wnt8 क्या करता है, ये आपका ये जो होता है ये एक ऐसा सिग्नल फॉर्म करता है जिससे कि आपका गट फॉर्मेशन होता है, किसमें, आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो में जहाँ पे हमारा माइक्रोमियर्स गट फॉर्मेशन करवाता है। तो Wnt8 की सिग्नलिंग जो होती है यही हमारे गट फॉर्मेशन करवाती है सी अर्चिन में। BMP2 जो होता है ये आपका एंटीरियर और आपका डॉर्सल एक्सिस डिसाइड करने में हेल्प करता है। सॉरी, ये शायद आई थिंक पोस्टीरियर डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड को डिसाइड करने में हेल्प करता है। नोडल की बात करें तो ये आपका एंटीरियर और वेंट्रल फोर्स की और डेल्टा नॉच सिग्नलिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। ये किसी भी इंड्यूस करती है ऑर्गन को बेसिकली ये इंड्यूस करने में हेल्प करती है डेल्टा नॉच सिग्नलिंग। Wnt8 यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन होगा यहाँ पे सिग्नलिंग का। यहाँ पे किसके, वेजिटल सिग्नलिंग के लिए, माइक्रोमियर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सिग्नलिंग होगी वो Wnt8 होगी। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे होगा, उसका जवाब दीजिएगा। ये भी पार्ट बी के हमारे कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं। यहाँ बोल रहा है डेरिच आइसोलेशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स लीड टू डिस्कवरी एट। डेरिच एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, ब्लास्टोमियर्स का सिक्रेशन किया था और इन्होंने बताया था कि ब्लास्टोमियर्स क्या कर सकता है, एक पूरा वोल ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकता है। चाहे उसमें से कुछ भी कह सकते हैं कि कोई भी ब्लास्टोमियर्स की जो सेल्स होती है उसमें कुछ रिड्यूस कर दिया जाए। रिड्यूस कर देने पर भी क्या करता है कि वहाँ पे जो ब्लास्टोमियर्स की जो सेल होती हैं वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो होती हैं या फिर लार्वा कह सकते हैं, वो क्या कर देती है, हमारा फॉर्म कर देती हैं। लेकिन अगर वहाँ से कुछ ब्लास्टोमियर्स की सेल निकाल ली जाती तो ऑर्गेनिज्म तो बन जाता है लेकिन छोटा ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी स्मॉल ऑर्गेनिज्म बनता है, क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि मैटरनल साइड की कुछ जो सेल्स होती हैं वो हट जाती हैं। तो यही बोल रहा कि डेरिच ने आइसोलेशन ब्लास्टोमियर्स क्या था, ये डिस्कवरी क्या बताती है। तो पहली बात तो इनके आइसोलेशन से पहले माना जाता था कि अगर आपने ब्लास्टूला से या फिर अर्ली एम्ब्रियो के सेल से एम्ब्रियो से कुछ सेल्स निकाल दिए तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं होगा, बनेगा ही नहीं। तो ये इन्होंने गलत ठहराया था और बताया था मैटरनल डिटरमिनेंट्स कंट्रोल और फेट्स, ऐसा नहीं होता है। पैटर्नल साइड भी उसमें कुछ जाती हैं लेकिन बेसिकली मैटरनल डिटरमिनेंट्स होते हैं, लेकिन एवरी सेल हैज़ कंप्लीट डेवलपमेंट पोटेंशियल। तो यही इन्होंने बताया था कि हर सेल के पास एक कंप्लीट डेवलपमेंट पोटेंशियल होता है जो कि ब्लास्टोमियर्स की सेल होती हैं। माइक्रोमियर्स हैव ऑटोनॉमस फेट, ऐसा होता है। ऑटोनॉमस फेट हमें देखने को नहीं मिलता है, हमें वहाँ पे कंडीशनल फेट देखने को मिलता है क्योंकि ये हमारा गट का फॉर्मेशन करवाता है, तो ये कंडीशनल फेट होता है। ऑर्गेनाइजर रीजन इन एम्फीबियंस, ऑर्गेनाइजर रीजन एम्फीबियन, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। इन्होंने सबसे सही यही बताया था कि एवरी सेल हैज़ कंप्लीट डेवलपमेंट पोटेंशियल होता है। इफ़ वन ब्लास्टोमियर्स ऑफ टू सेल्स सी अर्चिन एम्ब्रियो विल डिस्ट्रॉयड, यानी यहाँ क्या कह रहा है, एक यहाँ पे क्या होगा, ये अब हमारा क्या था, ब्लास्टोमियर्स था। अब ये ब्लास्टोमियर्स से क्या हुआ था कि यहाँ से क्या हो गया, -2 सेल, यानी 2 सेल क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। यहाँ पे क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द रिमेनिंग ब्लास्टोमियर्स कैन, यानी जो बची हुई ब्लास्टोमियर्स हैं वो क्या फॉर्म करेंगे। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि पहले ब्लास्टोमियर्स कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है, लेकिन अगर कुछ सेल्स वहाँ से क्या होती हैं, अगर ब्लास्टोमियर्स कुछ सेल निकाल दी जाती हैं तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म बनता है लेकिन स्मॉल बनता है, लार्वा बनता है लेकिन स्मॉल बनता है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ 2 सेल अगर हटा दी गई तो क्या ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ओनली प्रोड्यूस एक्टोडर्म, ऐसा नहीं होगा। डेवलप इनटू नॉर्मल साइज लार्वा, नॉर्मल साइज लार्वा नहीं डेवलप हो जाता, अगर कुछ सेल निकाल दी जाती हैं तो हाफ लार्वा डेवलप होता है, या फिर हाफ लार्वा कहने से अच्छा, हाफ लार्वा नहीं कंप्लीट लार्वा डेवलप होता है,
लेकिन स्मॉलर होता है। कंप्लीट लार्वा डेवलप होता है लेकिन स्मॉल होता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी सबसे सही माना जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सबसे सही होगा। हाफ लार्वा कुछ होता ही नहीं, हाफ लार्वा मतलब बन ही नहीं पाएगा। कंप्लीट लार्वा बनेगा लेकिन छोटा होगा, ओरिजिनल लार्वा से छोटा लार्वा होगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा इसका। अब हम पार्ट सी के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पार्ट सी का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा, इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनवर्टिब्रेट लिम्ब डेवलपमेंट, न्यूरल डिफरेंशिएशन एंड फेशियल मॉर्फोजेनेसिस, सोनिक हेजहॉग सिग्नलिंग। यहाँ पे ये सोनिक हेजहॉग एक क्रूशियल रोल प्ले करता है लिम्ब डेवलपमेंट में वर्टिब्रेट के। तो यहाँ बेस्ड ऑफ व्हाट फिनोमेना वुड बी एक्सेप्टेड इन माइस what that are homozygous for म्यूटेंट एलिया SSH यानी सोनिक हेजॉग। यानी यहाँ सिंपल ये कह रहा है कि सोनिक हेजॉग जो होता है SSH ये लिम्ब डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। अगर इसको म्यूटेंट कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो क्या हेल्प मतलब बनेगा। तो बेसिकली बात करें तो सोनिक हेजॉग क्या करता है, आपके आई डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। अगर इसकी सिग्नलिंग हटा दी जाएगी तो जो आपका ये फेस में नॉर्मल में 2 आई यहाँ पे फॉर्म होती हैं, उसकी जगह पे क्या होगा, केवल यहाँ पे एक आई एक्सिस फॉर्म होगी बीच में, वो भी पूरी तरीके से कंप्लीटली नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे क्या होगा कि आपका माउथ और ये सारे रीजन क्या हो जाएंगे, गलत फॉर्म हो जाएंगे, म्यूटेंट हो जाएंगे। यहाँ पे एक आई केवल फॉर्म होगी। नॉर्मल में क्या होता है कि नॉर्मल में आपको 2 आई देखने को मिलती हैं और फेशियल डिफरेंशिएशन बायलैटरल देखने को मिलता है। लेकिन अगर सोनिक हेजॉग की सिग्नलिंग गलत हो जाती है, यहाँ पे SSH की सिग्नलिंग क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, म्यूटेंट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक ही आई हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए यहाँ क्या कह रहा है, लिम्ब वुड फॉर्म नॉर्मली, ऐसा नहीं होगा, पहले ही गलत बोल दिया। SSH की बहुत क्रूशियल सिग्नलिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो फॉर्म नॉर्मली तो नहीं होगा अगर म्यूटेंट हो जाएगा। तो यहीं से ऑप्शन गलत हो जाएगा। मिड लाइन ऑफ द फेस वुड बी रिड्यूस्ड रिजल्टिंग इन अ सिंगल आई फॉर्मिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। बिल्कुल सही ऑप्शन कह रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिड लाइन जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। मिड लाइन यानी यही बायलैटरल लाइन जो होगी, जो कि फेस को 2 बार में डिवाइड करती है, SSH की वजह से ही होती है। ये क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। सिंगल आई फॉर्मेशन देखने को मिलेगा किसमें, फोरहेड के सेंट्रल में। तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। आइज वुड बी फॉर्म नॉर्मली, तो ये ऑप्शन यही गलत कर दिया। आइज जो होंगी फॉर्म नॉर्मल फॉर्म नहीं होंगी। म्यूटेशन इन SSH कुड लीड टू द ट्यूमर फॉर्मेशन इफ पैच्ड प्रोटीन फेल्स टू इनहिबिट स्मूदन प्रोटीन। बिल्कुल गलत बोल रहा है। ट्यूमर फॉर्मेशन, एम्ब्रियो डेवलप ही नहीं हो पाएगा तो ट्यूमर फॉर्मेशन की बात क्या करेंगे। ऐसी सिग्नलिंग को अबॉर्ड कर दिया जाता है, ऐसे बच्चे जन्म नहीं ले पाते हैं। तो इसे ट्यूमर फॉर्मेशन की जगह से हमारा सबसे सही ऑप्शन बी वाला माना जाएगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे होगा, उसका जवाब दीजिएगा। ये भी पार्ट सी का क्वेश्चन है। यहाँ बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिम्ब जनरेशन इन सैलेमेंडर इज करेक्ट। सैलेमेंडर क्या है, एक आपकी ये कि लिजार्ड है। अब इसके लिए क्या बोल रहा है ऑप्शन, ये कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बोलना है। और नॉर्मल लिम्ब जनरेट आफ्टर एम्पुटेशन वेदर द कट बिलो और एल्बो थ्रू द ह्यूमरस। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि आपने जो सैलेमेंडर होता है या फिर लिजार्ड होती है उसका क्या होता है कि अगर जो ये आपका हैंड होता है, ये उसका जो हैंड होता है उसको क्या कह रहा है कि आप चाहे यहाँ से कट कर दें चाहे यहाँ से कट दें, ह्यूमरस से कट कर दें चाहे एल्बो से कट कर दें, वो वापस से क्या हो जाता है, वो वापस से पूरा क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। तो ऐसा तो हमें बिल्कुल देखने को मिलता है सैलेमेंडर में कि अगर आप कहीं से भी वहाँ का उसका हाथ कट जाता है तो वो पूरा ग्रो हो जाता है। रीजनरेशन अगर कंपेंसेटरी रीजनरेशन एंड डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ एन एपिकल एक्टोडर्मल कैप। तो एपिकल एक्टोडर्मल कैप नहीं फॉर्मेशन होती है, ऐसा गलत बोल रहा है। एपिडर्मल एक्टोडर्मल कैप फॉर्म होती है। रीजनरेशन हैपन थ्रू अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टेमा विच कंसिस्ट ऑफ अनस्पेसिफाइड मल्टीपोटेंट प्रोजेनाइटर सेल। अनस्पेसिफाइड नहीं होती, ये सारी सेल स्पेसिफाइड होती हैं, तभी जाके क्या होता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्पेसिफाइड सेल क्या होती है, उनके पास खुद का फेट होता है कि उन्हें कहीं पे भी अगर फॉर्म डाल दिया जाए तो वो अपने आप से खुद का रीजनरेशन कर लेती हैं। तो यहाँ पे अनस्पेसिफाइड नहीं होगा, स्पेसिफाइड होगा। तो सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लास्टेमा सेल डज नॉट रिक्वायर नर्व्स एंड नर्व सिक्रेटेड फैक्टर। बिल्कुल गलत बोल रहा है। नर्व का क्यों नहीं रिक्वायरमेंट होगा, बिना नर्व के तो कोई काम ही नहीं होगा। तो डज नॉट नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है सबसे सही माना जाएगा, जहाँ पे नॉर्मल तरीके से पूरा हैंड वापस से बन जाएगा कटने के बाद। तो आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे अब शो होगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे एक जीनोपस एम्ब्रियो, जीनोपस का एम्ब्रियो लिया गया है एक्सपेरिमेंट में और इसमें एक्टिविन सिक्रेटिंग बीड्स को रखा गया है अनस्पेसिफाइड सेल के पास। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है
कि यहाँ पे एक्टिविन जो सिक्रेटिंग बीट्स होती हैं उन्हें रखा जा रहा है एम्ब्रियो के पास। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये कुछ एक्टिविन सिक्रेटिंग मान लीजिए ये बीट्स हैं। अब यहाँ पे कुछ सेल्स हैं जीनोपस की। अब ये जो जीनोपस की यहाँ पे सेल्स होती हैं इनके पास नॉर्मल फेट होता है कि ये आपका ब्लड वेसल्स बनाएंगी और हार्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अब जो ये एक्टिविन सिक्रेटिंग बीट्स हैं इनको एम्ब्रियो की सेल्स के पास रखा गया, तो इन्होंने अपना इफेक्ट डाला, इन्होंने अपना इफेक्ट डाला। और इफेक्ट क्या डाला, मतलब कि ये जो मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट पे वर्क कर रहा है कि मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट यानी जो सबसे पास होगा उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा, जो दूर की सेल्स होंगे उन पर कम असर पड़ेगा। तो ये जो आपकी एक्टिविन सिक्रेटिंग बीट थी, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एक्टिविन सिक्रेटिंग बीट्स। अब ये जो इसके पास की सेल्स थी इन पे बहुत ज़्यादा असर हुआ, तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने आपका गूस क्वाइड जीन को सिंथेसिस किया। यहाँ पे कौन सा सेल मतलब कि जीन सिंथेसिस किया, गूस क्वाइड जीन। गूस क्वाइड जीन में कौन से मतलब एक्टिविन की जो बीट्स थी उन्होंने सबसे ज़्यादा इफेक्ट जहाँ पड़ा वहाँ पे गूस क्वाइड जीन सिंथेसिस हुआ, यानी हाई इफेक्ट पे गूस क्वाइड जीन बन रहा है। अब यहाँ पे लो इफेक्ट जिन सेल्स पे पड़ा, जिन सेल्स पे लो इफेक्ट पड़ रहा है उन्होंने ज़ेब्रा जीन का सिंथेसिस किया, जिन पे कम इफेक्ट यानी लोअर इफेक्ट पड़ रहा है। और जो सेल पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यानी नो इफेक्ट जिन सेल पे पड़ रहा है उन्होंने किस जीन का किस चीज़ का सिंथेसिस किया, ब्लड वेसल्स बनाया और हार्ट की सेल्स बनाई। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे 3 तरीके के एक्टिविटी देखने को मिली। पहली हमारी गूस क्वाइड जीन सिंथेसिस हो रही, दूसरी हमारी ज़ेब्रा जीन सिंथेसिस हो रही, तीसरा हमारा जिस पे कुछ असर नहीं पड़ रहा उन्होंने ब्लड वेसल्स हार्ट बनाया। अब इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा उसको बताना। पहला बोल रहा है व्हेन द beads contain 1 नैनोमीटर एक्टिविन, यानी पहला ऑप्शन ये कह रहा है when the beads contain 1 नैनोमीटर एक्टिविन, यानी 1 नैनोमीटर का एक्टिविन दिया गया। एक्सपेक्ट द ज़ेब्रा जीन was observed in the cell located close to the beads। ठीक है, 1 नैनोमीटर का यानी इसको मिल रहा है तो इन्होंने ज़ेब्रा जीन बनाया। ठीक है, यहाँ पे when the beads contain 4 नैनोमीटर एक्टिविन गूस क्वाइड जीन एक्सप्रेशन was induced in the cell near the beads। तो ये मतलब सेंटेंस बता रहा है कि क्या क्या चीज़ मतलब कि बनी है, कि किस इफेक्ट से क्या क्या हो रहा है। तो जब हाई कंसंट्रेशन दिया लगभग 4 नैनोमीटर का एक्टिविन दिया गया तो वहाँ पे गूस क्वाइड जीन बन रही है। वाइल द जेब्रा वाज प्रेजेंट इन सेल लोकेटेड सेवरल सेल डायमीटर होने, यानी और जो जेब्रा जीन प्रेजेंट मतलब बन रहा है वो कुछ दूरी पे जो स्थित सेल है वहाँ पे बन रहा है। फोर्थ बोल रहा है यहाँ पे, थर्ड के बाद यहाँ फोर्थ बोल रहा है बेस्ड बीड्स विदाउट एक्टिविन डिड नॉट इंड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ आइदर जीन। जो बीड्स पे एक्टिविन का बिल्कुल असर नहीं पड़ रहा, वो कुछ भी नहीं बना रही, वो ब्लड वेसल्स और हार्ट की सेल बना रही हैं। तो ये चारों ऑप्शन कह दिया। अब बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन कौन सा ऑप्शन यहाँ सही वो बताना है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविन एक्टिवेट गूस क्वाइड जीन वेयर लोअर कंसंट्रेशन एक्टिवेट ज़ेब्रा जीन। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, हाई कंसंट्रेशन पे गूस क्वाइड बन रहा था और लो कंसंट्रेशन पे ज़ेब्रा बन रहा, तो ये ऑप्शन तो हमारा सही बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविटी हेल्प स्पेसिफाई द डॉर्सल मोर स्ट्रक्चर ऑफ जीनोपस एम्ब्रियो। तो ये डॉर्सल मोर स्ट्रक्चर के लिए यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं कह रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविन इनसफिशिएंट टू इंड्यूस गूस क्वाइड और ज़ेब्रा जीन लीड टू डिफरेंशिएशन इनटू ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ये नॉर्मल डिफॉल्ट फेट होता है कि अगर किसी सेल पे कुछ भी असर नहीं पड़ रहा तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स और हार्ट बनाती हैं। तो यहाँ वही चीज़ बोल रहा कि एक्टिविन का इनसफिशिएंट में आपका जब कुछ भी जीन नहीं बन रहा, ना गूस क्वाइड ना ज़ेब्रा जीन बन रहा, तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स एंड हार्ट बनेंगे। तो यहाँ पे सिंपल ऑप्शन सी वाला भी सही होगा, ए वाला भी सही होगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ए एंड सी वाला सबसे सही ऑप्शन माना जाएगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लॉन्ग था लेकिन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप वापस से रिवर्स करके देख सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो हम कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डिस्कस करने के लिए फील फ्री हैं आप। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद में आया होगा। अगर बिल्कुल थोड़ी सी हेल्प हुई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी कहिएगा, वीडियो को हमारे जरूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे मेरे हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं उसको मैं शेयर करता रहता हूँ, और आई होप आपकी इससे हेल्प होती होगी। लास्ट में आपसे बस यही बोलूँगा कि थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अब कल के नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड टेक केयर, और प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल को लाइक, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।